हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है सिविल इंजीनियरिंग मॉक टेस्ट के लिए। टोटल 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीटली विद द एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। मुझे पता है कि 8 जून को पेपर है, तो इसलिए जो मॉक टेस्ट है आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। हर क्वेश्चन के बाद मिलेगा आपको शॉर्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन, ताकि कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग रहे, है ना। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सिस्टम आउटपुट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज थी, हमारे सिस्टम का जो आउटपुट है वो इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t वाई एक्स आर, वाई तो आ गया ना, यहां पे आएगा एक्स आर इंटू डी आर। तो क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन कि सिस्टम आउटपुट इज गिवन बाय दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिस्टम। तो मेमोरी लेस है या टाइम इनवेरिएंट है, विद ये सारे ऑप्शन है दिए हुए इस आउटपुट को लेके। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया क्या क्या चीज है। वाई टी क्या है हमारे पास है ये आउटपुट, ठीक है, और इनपुट क्या है हमारे पास, एक्स आर जो है वो इनपुट है। क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हर एक ऑप्शन को देखना इंपॉर्टेंट है। मेमोरी लेस और टाइम इनवेरिएंट, यानी मेमोरी और टाइम से रिलेटेड चीज है। तो मेमोरी वाला अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ये चीज मेमोरी लेस है या फिर ये मेमोरी वाला है, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें देखना पड़ेगा पूरे सिस्टम को। ठीक है, अब सिस्टम का जो आउटपुट है वो आपको दिख रहा है, दैट इज वाई टी। अगर ये आउटपुट डिपेंड करेगा किस पे, करंट इनपुट पे, मतलब करंट इनपुट पे, और करंट इनपुट क्या है आपके पास, दैट इज द एक्स आर। अगर ये करंट इनपुट पे डिपेंड करेगा तो हम बोलेंगे ये जो है मेमोरी लेस है। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ MEMORY, मेमोरी लेस है सिस्टम। अगर ये वाई टी जो है वो डिपेंड करेगा इसके फ्यूचर और पास्ट पे। फ्यूचर और पास्ट किस तरह से देखा जाएगा, 0 to t, यहां पे क्या लिखा है, जो भी हमारे पास इनपुट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसके ओवरऑल जो टाइम पीरियड है बिटवीन द 0 to t, है कि नहीं। तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, पास्ट या फिर जो फ्यूचर है, अगर आउटपुट पास्ट या फ्यूचर पे डिपेंड करेगा तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा सिस्टम हो जाएगा मेमोरी बेस्ड। तो दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब ये आपको आउटपुट दिया गया है, अब मुझे बताओ कि ये मेमोरी लेस है या मेमोरी है, बताओ। तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, विद मेमोरी रहेगा। तो यहां पे विद मेमोरी भी आ रहा है, विद मेमोरी भी आ रहा है, यानी दो हमारे कैंसिल हो गए, A to C हमारे कैंसिल हो गए, B और D जो है वो रिमेनिंग है। क्यों, देखो बाकी तो मेमोरी वाले, बाकी तो मेमोरी लेस वाले, सिर्फ मेमोरी वाले दो है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या पता करना है कि टाइम इनवेरिएंट के बारे में पता करना है और टाइम वेरिएंट के बारे में पता करना है। तो इन दोनों के बारे में जानते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं टाइम वेरिएंट की तो वो क्या होगा, वो भी जानना जरूरी है। जब हम कर रहे हैं डिले इनपुट को, जब हम कर रहे हैं इनपुट को डिले, यानी इनपुट क्या है यहाँ पे, एक्स आर है, जब हम इनपुट को डिले कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं डिले इनपुट देने पर अगर आउटपुट जो है वो सेम डिले से शिफ्ट नहीं हो रहा है, शिफ्ट नहीं होता, लिख दो। ठीक है, शिफ्ट नहीं होता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, टाइम वेरिएंट। और टाइम इनवेरिएंट क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, किसी भी इनपुट को डिले करने पर जब उसका आउटपुट जो है सेम डिले दिखाएगा, यहां पे नहीं दिखा रहा है, और जब दिखाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी कि क्या बोलना चाह रहा हूं कि डिले इनपुट देने पर आउटपुट सेम डिले दिखाता है, तो वो केस क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी चीज। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनपुट को डिले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम टाइम को डिले करते हैं, जैसे कि हमने बोला, सॉरी इनपुट को डिले करते हैं। तो इनपुट हमारे पास क्या है, एक्स, उसको हमने डिले करना है, तो जो इसका एक्चुअल टाइम था उससे हम डिले कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, तो उसको क्या हो जा रहा है, ये डिले हो जा रहा है। तो हमने इनपुट को डिले किया। ठीक है, तो इसकी वजह से, इस इनपुट के डिले करने की वजह से जो हमारे पास न्यू आउटपुट आएगा वो क्या है, न्यू आउटपुट होगा फॉर द टाइम टी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t एक्स आर माइनस टी नॉट, यानी एक्स आर था लेकिन अब डिले हो चुका है तो एक्स आर माइनस टी नॉट आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी आर। तो ये हमारे पास वाई न्यू आ गया। लेकिन वाई न्यू को अगर मैं इसके ओरिजिनल आउटपुट से कंपेयर करूं तो देखना पड़ेगा, अब यहां पे देखो वाई टी है, ठीक है, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर टी आर इंटू डी आर और साथ में एक्स है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमारा कंपेयर, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जो इसका ओरिजिनल आउटपुट है और जो शिफ्टेड वर्जन है इसका, दैट इज एक्स आर माइनस टी नॉट डी आर। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जब हम सिस्टम को डिले कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ओरिजिनल आउटपुट से, तो आपको क्या दिखेगा कि दोनों जो है वो सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने अभी बताया था आपको, अगर मैं इनपुट को डिले करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, अगर जब मैं डिले कर रहा हूं इनपुट को तो उस पे जो आउटपुट है वो सेम डिले नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम वेरिएंट। और इनवेरिएंट क्या हो जाएगा, अगर इनपुट को डिले करेंगे और आउटपुट भी सेम डिले से शिफ्ट हो जाएगा तो हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, टाइम इनवेरिएंट बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं टाइम को डिले करने पर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सिस्टम जो है टाइम इनवेरिएंट नहीं, टाइम वेरिएंट है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी सी बात। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया किस तरह से करना है, सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इसका सिस्टम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज द प्राइमरी सोर्स। यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होगा, बेसिकली जो प्राइमरी सोर्स है ना, उसका मतलब ये है कि जाके आपने कहीं पे कलेक्ट किया है, खुद ही आपने कलेक्ट किया है। तो जब आप खुद कलेक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी सोर्स हो गया। सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, जो कि किसी और ने पब्लिश किया है, किसी और ने कलेक्ट किया है और फिर आप जाके उसको देख रहे हो, उस डाटे को देख रहे हो, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा पता लग गया क्या होता है, जो आपने खुद कलेक्ट किया है, सिंपल भाषा में समझो। और सेकेंडरी क्या हो गया, जो किसी और ने कलेक्ट किया है और आप उसको देख रहे हो। क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सेंसस सर्वे। अच्छा, सेंसस सर्वे क्या होता है, ऐसा सर्वे जिसमें कि पूरी पॉपुलेशन का जो डाटा कलेक्ट होता है ना, मतलब वो 100% कवरेज होती है उसमें कंप्लीटली, है ना। तो वो किसने, वो कौन करता है, जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन
सेंसस है, ठीक है, हर 10 साल में होता है। तो अगर ये हर 10 साल में होता है और ये खुद ही करते हैं तो इट इज अ प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, जब कोई रिसर्च या फिर इंजीनियरिंग साइट पे जाके कुछ कलेक्ट करता है ना, यानी रियल कंडीशन में जाके कलेक्ट करता है, तो उस डाटा को कलेक्ट करते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले खुद जाते हैं फिर खुद कलेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरह का प्राइमरी सोर्स हो गया। क्लियर हो गया आपको, है क्वेश्चनरी रिस्पॉन्स। ये जो क्वेश्चनरी रिस्पॉन्स होता है ना, ये क्या करता है, जो प्री डिजाइंड होते हैं ना, प्री डिजाइंड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इस प्री डिजाइन क्वेश्चन के थ्रू ना लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। या तो फिर वो रिटर्न होगा या तो फिर क्या होगा, वो ऑनलाइन फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे कि पब्लिक ओपिनियन, तो पब्लिक ओपिनियन के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ प्राइमरी सोर्स हो गया। क्लियर हो गया इतना। अब तीसरा क्या है, स्टैटिस्टिकल ईयरबुक्स। जो स्टैटिस्टिकल ईयरबुक होता है ना, बेसिकली क्या होता है, ये ना एक ऑफिशियल बुक होती है, इट इज एन ऑफिशियल बुक बोल लो या फिर आप इसको रिपोर्ट बोल लो, है ना। क्या होता है इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जो पिछले साल के होते हैं, मतलब पिछले साल के जो भी कंप्लीटेड स्टैटिस्टिकल डाटा है ना, उन सबको हमारा गवर्नमेंट देखता है। किसको करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज करती है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारा डाटा पहले से प्रेजेंट है उसको वापस से देख के गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का इट इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ अ डाटा, ये क्या हो गया, एक तरह का सेकेंडरी सोर्स। क्यों, क्योंकि ये किसी की हेल्प लेके काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास डी ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, इट इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। तो कौन सा हो गया, स्टैटिस्टिकल ईयरबुक हो गया। क्लियर हो गया इतना। कैसे आपको सेंसर सर्वे के बारे में पता लगा किस तरह से हर 10 साल में होता है और इसको खुद जाके करना पड़ता है। फील्ड इन्वेस्टिगेशन, फील्ड में जाकर आप इन्वेस्टिगेट करोगे कुछ, है ना, क्वेश्चन है रिस्पॉन्स, मतलब जो भी प्री डिजाइन क्वेश्चन होंगे उसके बेस पे आप इन्फॉर्मेशन लेने खुद जाओगे। जैसे कि पब्लिक की सर्वे करना है तो पब्लिक के पास आपको खुद जाना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल ईयरबुक्स क्या है, एक ऑफिशियल बुक या फिर रिपोर्ट होती है जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज वो करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज एजेंसीज जो है इसको मतलब इसको वो चलाती है, करती है इसको, है ना। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक तरह का इट इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। क्लियर हो गया इतना। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि इफ अ 10% इंक्रीज इन अ प्राइस कॉज अ 20% ड्रॉप इन अ डिमांड, द डिमांड इज सेड टू बी, ये क्या होगा, डिमांड सेड टू बी, क्या वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा, यूनिटरी इलास्टिक हो गया, या फिर वो रिलेटिवली इलास्टिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, दैट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, देखो 10% इंक्रीज हुआ है प्राइस में, तो ये प्राइस का चेंज है ना। जो कॉज क्या कर रहा है, 20% डिक्रीज इन द डिमांड, तो यहाँ पे हम चेंज इन डिमांड क्या लिख सकते हैं, 20%। तो और यहाँ पे क्या हो गया, 10% इंक्रीज इन द प्राइस, 10% इंक्रीज इन द प्राइस। तो बेसिकली जो इलास्टिसिटी है वो क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी अगर 2 आ रहा है, एक और चीज, ठीक है, इतना पता लगा कि इलास्टिसिटी 2 है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि इलास्टिसिटी हमारे पास, इन सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेना बाद में, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सबको मिटा देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिखता हूँ कि इलास्टिसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या पता गया कि इलास्टिसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया इतनी चीज जो मैंने बोली। अब ये सारी चीजें जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा है, परफेक्टली इनइलास्टिक चीजें। अच्छा, ये परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है, यानी अगर प्राइस जो है वो बढ़ता या फिर घटता है उसकी वजह से क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब चेंज जो है वहां पे जीरो है, यानी इलास्टिसिटी जो है वहां पे जीरो है, तो उसको बोलते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। क्लियर हो गया क्या, प्राइस के घटने या बढ़ने से क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल मेडिसिन, ठीक है, आपकी जो मेडिसिन है वो बढ़ेगी घटेगी, उससे ना उसकी प्राइस के बढ़ने या घटने से उसकी क्वांटिटी यानी उसकी डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, अब जो मेडिसिन है वो तो मेडिसिन ले गई, चाहे वो 400 रुपए की होगी चाहे 500 रुपए की, उसको जरूरत है उस चीज की, तो इट इज द परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर हो गया आपको। एग्जांपल क्या है इसका, दैट इज द मेडिसिन नहीं, ऐसे लिखो लाइफ सेविंग मेडिसिन, क्योंकि नॉर्मल मेडिसिन तो कोई भी जेनरिक दवाइयां भी ले सकता है, लेकिन जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसके लिए तो आपको उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो परफेक्टली इनइलास्टिक क्या हो गया, प्राइस के बढ़ने घटने से क्वांटिटी पे कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, उसकी डिमांड में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, इलास्टिसिटी इस केस में क्या है, 0 है। दूसरा क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। क्या ये सारी डिमांड्स हैं, दीज आर द डिमांड्स। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड्स क्या होता है कि जो प्राइस है ना, अगर वो चेंज होगा ना तो क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, यानी प्राइस जो है वो मान लो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो जो इसकी क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है ना वो हम बोलते हैं इट इज लेस देन 1, किसमें, रिलेटिवली इनइलास्टिक में। क्लियर हो गया। जैसे कि कोई भी मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड कम नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अच्छा इसका एग्जांपल मान लो कि पेट्रोल या सॉल्ट, ठीक है, अब गाड़ी में पेट्रोल तो लगेगा ही, 100 रुपए या 104 है, पर डिमांड थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा कम नहीं होगी। क्लियर हो गया कि बहुत ज्यादा कम नहीं होगी यहाँ पे डिमांड। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, दैट इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस है ना, जो भी हमारा प्राइस है, इस प्राइस की चेंज परसेंटेज चेंज जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द क्वांटिटी के परसेंटेज चेंज पर, मतलब इलास्टिसिटी जो है वो 1 है। मतलब जैसे कि कोई भी मतलब नॉर्मल गुड्स होते हैं, प्राइस के बढ़ने से ना घटने से जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, उस पे कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे सेम नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे क्या थी, 0, मतलब प्राइस के बढ़ने या घटने से क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आ रहा है, प्राइस के बढ़ने या घटने से क्वांटिटी जो है वो सेम प्राइस से घट रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि प्राइस जो है वो 10% बढ़ा, तो जो इसकी डिमांड है वो भी कितनी, 10% कम हुई, तो ये क्या हो गया, बराबर का चेंज। अब बात आती है लास्ट वाली की, दैट इज द रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस का थोड़ा सा चेंज भी क्या करता है, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा अंतर लाता है। फॉर
एग्जांपल कोई लग्जरी आइटम हो गया जैसे कि टीवी हो गया या फिर फ्रिज हो गए, अगर इनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे ना तो लोग लेना भी नहीं चाहेंगे इनको। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस हाई होगी तो क्वांटिटी तो बेसिकली इसमें डाउन होगी, डिमांड तो इसकी लोगों की कम होगी क्योंकि वो सोचेंगे कि बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे जो इलास्टिसिटी रहती है बेसिकली क्या है, वो ज्यादा रहती है 1 से। ठीक है, इलास्टिसिटी ज्यादा रहती है। एक और होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज द परफेक्टली, क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया ना, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है। क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या है कि जब हम प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना तो उसकी जो क्वांटिटी है उस पर बहुत अंतर चला जाएगा, या तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा या तो फिर वो जीरो चला जाएगा। यानी प्राइस के बढ़ने या घटने से क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इस केस में जो इलास्टिसिटी होती है दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस पूरे सिनेरियो को देख के आपको क्या पता है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर 10% इंक्रीज हो रहा है और प्राइस जो है 20% ड्रॉप हो रहा है तो इलास्टिसिटी क्या है, दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया, इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है, ज्यादा है 1 से। तो ऐसा कौन सा केस है, यहां पे मत देखना। ठीक है, अगर आपको पता लग गया है तो यहां पे मत देखना। बताओ कहां पे आंसर क्या होगा इसका, कौन सा आंसर होगा, यहां से मत देखना। अभी मैंने आपको समझाया ना तो आपको पता होगा कि कौन सा क्या है, कौन सा है बताओ। डेफिनेटली इसका क्या आंसर है, दैट इज द, क्या है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। कौन सा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है, रिलेटिव इलास्टिक है, बताओ। ई किसमें ज्यादा था, किसमें था ज्यादा, डी में था। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी में बहुत ज्यादा अंतर है। क्लियर हो गया, जो मैंने आपको बताया कि इसका आंसर क्या है, आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया किस तरह से किया है। ठीक है, यही था ना इसका आंसर, इज इक्वल टू इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताया ना, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर हो गया, वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी थी, नहीं होगा तो पॉज करके आप उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज व्हिच मेथड इज यूज्ड टू कंप्यूट द एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन अ पीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो बेसिकली जो एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ECBA बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जैसे कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो गया, पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, या फिर क्या हो गया, क्लीन एयर हो गया, एक्सेट्रा वगैरह, इन सब की क्या करते हैं, मॉनिटरी वैल्यू, क्या बोलते हैं, मॉनिटरी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि ECB में हम क्या करते हैं, बेसिकली एनवायरमेंटल इंपैक्ट जैसे कि पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन या फिर क्लीन एयर एक्सेट्रा की हम मॉनिटर वैल्यू करते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है कि देखो लीनियर प्रोग्रामिंग है। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक तरह का एक मैथमेटिकल मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि या तो हम कॉस्ट का मिनिमाइज करें या फिर हम क्या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, ये सब जो है सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, लीनियर प्रोग्रामिंग का। क्लियर हो गया। और कोई भी गिवन कंस्ट्रेंट होंगे जिसमें कि भाई इसी में बताओ आप, हमारे को इतना बजट है, इसमें बताओ कि हम मिनिमम लॉसेस कैसे करें और मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन कैसे करें किसी भी क्वालिटी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ये चीज किसमें होती है, लीनियरली प्रोग्रामिंग में होती है। लेकिन ये तो एक मैथमेटिकल मेथड है, ये तो कभी नहीं हो सकता ECB में। तो क्या कर रहे हैं हम, एक मॉनिटर वैल्यू कर रहे हैं, उसका एस्टिमेट लगा रहे हैं और पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल, बेसिकली एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में बात करें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा क्या हो गया, डेल्फी मेथड। ये डेल्फी मेथड बेसिकली क्या होता है, ये ना एक एक्सपर्ट बेस्ड प्रेडिक्शन टेक्निक होती है। क्या होती है, इट इज एन एक्सपर्ट बेस्ड प्रेडिक्शन, इट इज एक्सपर्ट बेस्ड प्रेडिक्शन टेक्निक होती है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें ना हम मल्टीपल एक्सपर्ट को एनोनिमसली हम क्या बोलते हैं कि भाई फीडबैक दो हमें। ठीक है, और इसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं ताकि हम क्या कर सके, हमारे को सेंसस मिल सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सपर्ट बेस्ड प्रेडिक्शन टेक्निक हो रही है। क्लियर हो गया, बहुत सारे क्या एक्सपर्ट होते हैं, उनकी हम फीडबैक लेते हैं, बहुत सारे राउंड होते हैं ताकि हम कोई सेंसस बना सके। तो क्या ये ECBA हो सकता है, नहीं, ये ECBA नहीं हो सकता। तो डेल्फी मेथड तो बिल्कुल भी नहीं है इसका। तीसरा क्या है, दैट इज द इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ये क्या है, ये एक तरह का इकोनॉमिक टूल है। क्या, इट इज एन इकोनॉमिक टूल, जिसमें देखते हैं हम कि एक सेक्टर, जैसे कि कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर को कितना इनपुट देता है या लेता है, तो उन सबसे रिलेटेड है। लेकिन इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कंटीजेंट वैल्यूएशन। अच्छा, बेसिकली कंटीजेंट वैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है, ये ना एक तरह का सर्वे होता है, सर्वे बेस्ड टेक्निक होती है। इट इज एन सर्वे बेस्ड टेक्निक होती है। तो आप बोलोगे सर सर्वे बेस्ड टेक्निक तो हमारे पास, एक तो हमारे पास ये इकोनॉमिक टूल भी था, और दूसरा क्या है कि हम प्रेडिक्शन ले रहे हैं, उनमें भी तो हम सर्वे कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं, नॉट फॉर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। यहाँ पे ये इकोनॉमिक टूल है। ठीक है, इनपुट आउटपुट यानी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को कंपेयर करते हैं कि उसने कितना लिया या फिर उससे कितना दिया है उसको, तो उससे रिलेटेड है। और लीनियर प्रोग्राम के बारे में आपको बताया, इट इज एन मैथमेटिकल मेथड। लेकिन जब हम कंटीजेंट वैल्यूएशन की बात करते हैं, ये क्या है, ये एक तरह का सर्वे बेस्ड टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं हम लोगों से पूछते हैं कि आप जो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जो है क्लीन एयर के लिए कितना पैसा देने को तैयार हो। तो उस हिसाब से क्या बनता है, एक तरह का हमारा मॉनिटरी वैल्यूएशन बनता है। ठीक है, और उसका एस्टिमेशन किया जाता है। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कौन सा मेथड यूज होगा, कंटीन्यूअस वैल्यूएशन का होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पीपल के पास सर्वे करने के लिए जा रहे हो और आप पूछ रहे हो कि आप अगर जो क्लीन एयर की बात कर रहे हो या फिर पॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो आप या फिर फॉरेस्ट की बात कर रहे हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए आप मतलब कितना पैसा देने को तैयार हो। तो इट इज एन मॉनिटरी वैल्यू, और इस वजह से क्या करते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं, उस एस्टिमेट के हिसाब से आप क्या बोलते हैं कि कंटीन्यूअस वैल्यूएशन हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ECBA हम किसके लिए करेंगे, एनवायरमेंटल इंपैक्ट से रिलेटेड है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कंटीन्यूअस वैल्यूएशन। क्लियर हो गया कौन सा है इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज इनकरेक्ट। एक बात समझो, प्रोजेक्ट क्रैशिंग बेसिकली होता क्या है, ये ना पता क्या होता है, किसी भी एक प्रोजेक्ट को अगर जल्दी कंप्लीट करना है ना, तो उस जल्दी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या लगेगा, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगेंगे। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है।
एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड जाती है। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग का क्या मतलब है कि एक प्रोजेक्ट को अगर जल्दी कंप्लीट करना है तो उसके लिए क्या होगा, कुछ एक्टिविटीज कोई भी एक्टिविटीज होगी उन सबकी ड्यूरेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। उस ड्यूरेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सके, पूरे प्रोजेक्ट को आप क्या कर सको, पूरे प्रोजेक्ट को आप टाइम से पहले कंप्लीट कर सको। यही मतलब है प्रोजेक्ट क्रैशिंग का। यानी कोई भी प्रोजेक्ट को अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट जो है हमारा वो 30 दिनों का है, ठीक है, उसको बोला था कि 30 दिनों तक आपको कंप्लीट करना है, लेकिन अब क्या है, अब बोला कि 30 दिनों में नहीं 25 दिनों में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टास्क है उन सबको कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारे को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे कि या तो हमारे को लेबर लगेगी, ओवर टाइम करनी पड़ेगी, मशीनरीज का इस्तेमाल होगा, तो इस सब चीजों के लिए आपको क्या है, इन सब चीजों के लिए आपको पैसा भी लगेगा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड होगी यहाँ पे, है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी देयर। लेकिन हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इस वजह से क्या है कि इस वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट 30 दिन में कंप्लीट होना था अब वो 25 दिन में कंप्लीट होगा। तो प्रोजेक्ट क्रैशिंग का बंदा पता लगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। प्रोजेक्ट क्रैशिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, टाइम को कम करना है, कम ऐसे लिखो, ठीक है, टाइम कम। दूसरा क्या है, आप बोलेंगे कि कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो आप बोलेंगे कॉस्ट भी ज्यादा होती है, ठीक है। तीसरा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम क्रिटिकल पाथ, जो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है ना, उन सब एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, सॉरी क्रैश करते हैं। तो ये तीन चीजें जो है आपको प्रोजेक्ट क्रैशिंग के साथ इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया इतनी सी बात जो मैंने बोली आपको कि हम प्रोजेक्ट क्रैशिंग में क्या क्या बोलते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन देखते हैं, क्या बोला, क्रैशिंग शॉर्टन्स अ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये भी सही हो सकता है। क्रैशिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट, अच्छा क्रैशेस इंक्रीजिंग द कॉस्ट, यहाँ पे आपको क्लियर किया है, यहाँ पे मतलब ये एक तरह की वेग इंफॉर्मेशन है कि क्रैशिंग जो है इंक्रीज करता है कॉस्ट को, मतलब पार्शियली ट्रू है, लेकिन जो हमारा फोकस है वो क्या है, हमारा फोकस पैसे बढ़ाना कम करना थोड़ी ना, हमारा फोकस क्या है कि हमें टाइम को कम करना है कि नहीं। सबसे पहले क्या है कि टाइम को कम करना है, ये हमारा प्राइमरी है। ये तो इसका इफेक्ट है कि कॉस्ट जो है वो हमारा जो है ज्यादा हो जाता है। तो क्रैशेस इंक्रीजेस द कॉस्ट, क्रैशिंग इंक्रीज द कॉस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि पार्शियली तो ट्रू है, लेकिन फोकस कॉस्ट पे नहीं है, क्रैशिंग में है। क्रैशिंग का मेन क्या है काम, टाइम को कम करना, तो हम बोल भी सकते हैं एक तरह की पार्शियली मतलब पार्शियली ट्रू है, पूरा ट्रू नहीं है। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि क्रैशिंग अफेक्ट्स द क्रिटिकल पाथ, है ना, ये भी ट्रू है कि क्रैशिंग जो है वो इफेक्ट करती है क्रिटिकल पाथ को, लेकिन ये थोड़ी सी क्या है कि वेग स्टेटमेंट है। क्यों, जो भी हमारी क्रिटिकल पाथ है उन सबको अगर हम क्रैशिंग करते हैं ना, तो उसका जो भी हमारा इफेक्ट होता है ना वो जेनरिक नहीं होता है, उसका पर्पस ना क्लियर नहीं होता है वहां पे। तो हम ये बोल रहे हैं कि क्रैशिंग अफेक्ट्स तो करता है क्रिटिकल पाथ को, लेकिन मतलब हमारा वहां पे पर्पस जो है वो क्लियर नहीं करता है, ये चीज हमारी क्लियर नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है बेसिकली, क्रैशिंग को हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, क्रैशिंग रिड्यूसेस द डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब अभी तक तो हम क्या बोलते हैं कि क्रैशिंग जो है ये चीज करता है, तो क्रैशिंग ये चीज तो बिल्कुल करता है। क्या वो इंक्रीज करता है कॉस्ट, डेफिनेटली वो इंक्रीज करता है। क्या वो इफेक्ट करता है हमारी क्रिटिकल पाथ को, डेफिनेटली हमारी क्रिटिकल पाथ को वो इफेक्ट करता है। ये तीनों चीजें तो हमारी क्या होगी, बिल्कुल ट्रू होगी, दीज आर द ट्रू। अब लास्ट वाली जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत, देखो जो क्रैशिंग है ना वो रिड्यूस करता है डायरेक्ट कॉस्ट को, ये चीज बिल्कुल गलत है। देखो जब भी हम बात करते हैं क्रैशिंग की ना, तो क्रैशिंग में हमने क्या बोला कि एक्स्ट्रा लेबर लगेगी, एक्स्ट्रा हमारे पास क्या लगेंगे, ओवर टाइम करना पड़ेगा और मशीनरी लगेगी। तो हमारे पास जो भी हमारे पास कॉस्ट था उसमें प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ चुका है। क्या जुड़ चुका है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो हमारा एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया, एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट हमारा क्लियर करता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि क्रैशिंग शॉर्टन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल करेक्ट। क्रैशिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे नहीं दिखाया वैसे, पर ये बिल्कुल ट्रू है। क्रैशिंग अफेक्ट्स द क्रिटिकल पाथ, बिल्कुल करता है। वहीं पे तो हमारी क्या होती है, क्रैशिंग होती है, किसी एक्टिविटीज को हमने क्रैश करना है। क्रैशिंग रिड्यूसेस द डायरेक्ट कॉस्ट, गलत है। क्यों नहीं करता, क्योंकि एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट को बढ़ाता है। तो क्लियर हो गया कि फिफ्थ कौन सा सही है। क्रैशिंग के बारे में पता लगे क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, नहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन अ राफ्ट फाउंडेशन इज लीस्ट इफेक्टेड बाय, किससे सबसे कम इफेक्ट होगी। सबसे पहली बात, जो राफ्ट फाउंडेशन है वो बेसिकली है क्या, वो शैलो फाउंडेशन का एक टाइप है, शैलो फाउंडेशन का एक टाइप है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा शैलो फाउंडेशन, आइसोलेटेड फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, स्टैफ फाउंडेशन, सॉरी स्टैफ फुटिंग, और लास्ट में कौन सा आता है हमारे पास, दैट इज द राफ्ट फाउंडिंग। एक मैट की तरह होती है, इट इज इन राफ्ट फाउंडिंग। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि राफ्ट फाउंडिंग बेसिकली है क्या, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जब ना हमारी सॉफ्ट सॉइल होती है ना नीचे, इट इज अ सॉफ्ट सॉइल। अब सॉफ्ट सॉइल के ऊपर ना एक बड़ी सी स्लैब जैसी लगती है, तो इसको बोलते हैं हम राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। और वही चीज हमको यहाँ पे बोली कि जो राफ्ट फाउंडेशन है उसमें जब हम सेटलमेंट की बात करें तो सबसे कम इफेक्ट किस पे करेगा। तो शैलो फाउंडेशन का क्या टाइप हो गया, एक तो राफ्ट फाउंडेशन हो गया, किसके ऊपर बनता है, सॉफ्ट सॉइल में यूज होता है। दूसरा क्या है कि जब पूरा का पूरा एरिया जो है इसमें एक बड़ी सी मैं स्लैब बना दूं तो मैं क्या बोलूंगा इसको, इट्स अ राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। अभी के लिए समझ लो आप ये राफ्ट फाउंडेशन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है यहाँ पे। सबसे पहला है हमारा दैट इज द लोड इंटेंसिटी। क्या है, लोड इंटेंसिटी। लोड इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि कितना लोड पर यूनिट एरिया पे, क्या बोल सकते हैं, लोड पर यूनिट एरिया पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ज्यादा अनइवन लोड हुआ, यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर ज्यादा अनइवन लोड हुआ, अनइवन लोड है तो क्या होगा, ज्यादा ही हमें क्या देखने को मिलेगी, डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को मिलेगी। तो वो क्या हो गया हमारा, लोड इंटेंसिटी हो गया। सॉइल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, यानी सॉइल कितनी कंप्रेस हो सकती है अंडर अ लोड, यानी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी रहेगी तो क्या होगा, ज्यादा कंप्रेसिबल सॉइल रहेगी तो हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे ज्यादा डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को मिलेगी। क्या होता है सॉइल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कितना कंप्रेस हो सकती है अंडर अ लोड, तो ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी मतलब ज्यादा कंप्रेसिबल सॉइल मतलब ज्यादा डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ अ राफ्ट, यानी राफ्ट कितनी स्टिफ है, यानी फ्लेक्स नहीं होती है, स्टिफ मतलब फ्लेक्स नहीं होती है, तो राफ्ट कितनी स्टिफ है उस पर रिलेटेड है रिजिडिटी ऑफ अ राफ्ट। बेसिकली क्या है कि ज्यादा अगर हमारी रिजिडिटी राफ्ट रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, लोड जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है।
और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी कम डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को मिलेगी। तो हमारी सबसे पहले लोड इंटेंसिटी होगी, यानी लोड पर एरिया, जितना जितना अनइवन लोड होगा उतनी ज्यादा डिफरेंशियल सेटलमेंट होगी। वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोड जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कम डिफरेंशियल सेटलमेंट मिलेगी। तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा सॉइल कंप्रेसिबल होगी उतना ही ज्यादा डिफरेंशियल सेटलमेंट होगी। तो ये चीजें जो है हमारी क्या है, बिल्कुल इसके साथ है। बिल्कुल हमने बोला कि राफ्ट फाउंडेशन जो है उसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट में सबसे लीस्ट कहां मिलता है, इन सब में तो ये प्रायर है। क्लियर हो गया। अब जब हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की बात करते हैं ना, तो राफ्ट की जो भी राफ्ट जो है यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो राफ्ट की जो सरफेस है और वो कितनी डेप्थ पे रखी गई है उस पर डिपेंड करता है हमारा डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, है कि नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन यानी ये हमने राफ्ट बनाई, ठीक है। अब इसकी डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, अगर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन की बात करें तो इस पे सबसे लीस्ट वो करेगा हमारा डिफरेंशियल सेटलमेंट, सबसे लीस्ट वो करेगा, सबसे लीस्ट अफेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब हम बात करें शैलो डेप्थ की, जब हम बात करें किसकी, शैलो डेप्थ की, तो शैलो डेप्थ जो है वहां पे जो चेंज है ना उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से क्या है कि डिफरेंशियल सेटलमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन यहाँ पे क्या रहेगा, लीस्ट अफेक्टेड रहेगा। क्लियर हो गया आपको। डिफरेंशियल सेटलमेंट में बारे में हमने बात की कि लोड की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, हमारी सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी पे भी अफेक्ट करेगा, रिजिडिटी ऑफ राफ्ट पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और अगर जो रिजिड नहीं है तो क्या होगा, अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से डिफरेंशियल सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी के लिए पता लगा। लेकिन डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन में क्या बोल सकते हैं कि शैलो डेप्थ में चेंज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सेटलमेंट में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो लीस्ट अफेक्टेड है। क्लियर हो गया इतना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द ग्रेविटी डैम फेल्स ड्यू टू टेंशन व्हेन a base width is too large, water load is at top only, resultant fall outside the middle third, और there is no drainage gallery। अच्छा, सबसे पहले ना आपको ये पता करना पड़ेगा कि ग्रेविटी डैम बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ग्रेविटी डैम के बारे में। मान लो यहाँ पे तो ये इसकी एलिमेंट्री प्रोफाइल में अगर ग्रेविटी डैम की बनाऊं तो कुछ इस तरह से होती है, राइट। तो इसमें क्या लगेगा, एक तो प्रेशर लगेगा हमारा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, राइट। एक लगता है इस पे अपलिफ्ट प्रेशर, क्या लगता है इस पे, एक अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, ठीक है। और इन सब का रिजल्टेंट जो है हमारा यहाँ पे लगता है। तो कौन कौन सा हो गया, एक तो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, एक अपलिफ्ट प्रेशर हो गया, राइट। और कौन सा इसका सेल्फ वेट, इट इज अ सेल्फ वेट, इसका खुद का सेल्फ वेट कहां एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रेविटी डैम की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटी डैम। अभी जो ग्रेविटी डैम होता है ना, ये ना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, मैसिव स्ट्रक्चर होता है डैम का, है ना। जो कि क्या है, ये बनता किसका है, ये एक तो या तो कंक्रीट का बनता है, ठीक है, या फिर ये स्टोन मैसनरी का बनता है, ठीक है। ये जो डैम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ होता है ग्रेविटी से, ग्राउंड से रेजिस्टेंस देना है। तो ये जो ग्रेविटी डैम होता है ना, ये बेसिकली बहुत ज्यादा हैवी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वेट की वजह से इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को काउंटर अटैक करता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा सेल्फ वेट यानी टोटल जो ग्रेविटी डैम है किस पे रिलाई करता है, उसके सेल्फ वेट पे रिलाई करता है। तो और दूसरा क्या है कि कंक्रीट जो है वो वीक होता है किसमें, इनर टेंशन, ठीक है। कहीं पे भी टेंशन डेवलप हो जाए तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि अगर ये सेल्फ वेट, अगर ये सिर्फ और सिर्फ अपने वेट पे रिलाई करता है, तो हम नहीं चाहते कि क्यों बना किससे, कंक्रीट से बना है। अगर ये कंक्रीट से बना हुआ डैम है और इसमें कहीं पे भी टेंशन आ जाए, यहाँ पे आगे क्या होता है, दैट इज हील, और लास्ट में क्या होता है, टो होता है। अगर इसके हील या टो पे कहीं पे भी टेंशन हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ को टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। टेंशन ब्रेक कहीं, इस पे टेंशन कहीं पे भी डेवलप नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये मतलब है इसका, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे पूछी है कि जब हम बात करें ग्रेविटी डैम की, तो ग्रेविटी डैम फेल होता है ड्यू टू द टेंशन। कब होगा वो फेल, ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हमें पता लगे कि भाई ये जो हम कंक्रीट का बना रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कहीं पे भी टेंशन क्या है, कहीं पे भी टेंशन डेवलप हो इसमें, है कि नहीं। अच्छा, अगर जो टेंशन इसमें डेवलप ना हो ना, तो इसके लिए पता क्या होता है, जो भी डैम की जितनी भी रिजल्टेंट फोर्सेज है, दीज आर द फोर्सेज, है कि नहीं। ये जो रिजल्टेंट फोर्सेज है वो कहां पे लगे, मिडल थर्ड पे लगे। कहां पे लगे, मिडल थर्ड पे, वन थर्ड पे। ये मिडल थर्ड क्या है, मान लो कि ये टोटल जो है 9 मीटर का है, तो इसका मिडल थर्ड क्या हो जाएगा, 3 से लेकर 6 मीटर तक क्या है इसका मिडल थर्ड है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब तक सारे के सारे रिजल्टेंट इसके मिडल थर्ड पे लगते रहेंगे, तब तक ये है टेंशन से फ्री है, ये ग्रेविटी डैम टेंशन से फ्री है। और जैसे ही इससे बाहर चला गया कहीं पे भी, तो टेंशन डेवलप हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली टेंशन की वजह से क्या होगा, कंक्रीट वीक है टेंशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वही चीज बोली कि देखो ग्रेविटी डैम टेंशन पे फेल कब होगा, जब मिडल थर्ड से बाहर को जाएगा तभी फेल होगा, है ना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, बेस वेट इज टू लार्ज। देखो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत, अगर बेस की वेट जो है, बेस की वेट का टेंशन फेलियर से ना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो वेट ज्यादा होने से कोई भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बढ़ जाए, तो टेंशन फेलियर का मेन कॉज नहीं है ये बेसिकली, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि बेस वेट के बढ़ने से कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे इसमें, तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या कि वाटर लोड जो है वो सिर्फ टॉप पे ही है, नहीं ये भी गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि जो वाटर का लोड है वो पूरा हाइट पे रहता है कि नहीं। जो वाटर का लोड है बेशक वो पूरा हाइट पे रहता है ना, उसका इफेक्ट जो है सिर्फ टॉप पे ही नहीं होता है। दैट इज वाई हम नहीं बोल सकते कि जो टेंशन से फेलियर हो रहा है ग्रेविटी डैम में, वो ड्यू टू द वाटर लोड की वजह से हो रहा है, ये भी क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। तीसरा क्या है कि फोर्थ क्या है हमारे पास, देयर इज नो ड्रेनेज गैलरी। बेसिकली जो ड्रेनिंग गैलरी होती है ना, वो बीच में इस तरह से बनाई जाती है, वो क्या यूज होती है, फॉर द सीपेज, ताकि वो जो भी हमारा क्या है, ड्रेनेज गैलरी बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारा सीपेज हो रहा है ना, जो भी पानी से सीप आउट हो रहा है, जो भी सीप हो रहा है इसे नीचे जा रहा है, हम चाहते हैं उसको यहाँ पे आ जाए वो। तो सीपेज जो है यहाँ पे आने की वजह से क्या होगा कि इसमें अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो थोड़ा सा क्या लगेगा, कम लगेगा। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि वाटर देयर इज नो ड्रेनेज गैलरी। तो ड्रेनेज गैलरी की वजह से क्या होगा, इसका अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। लेकिन टेंशन से फेलियर नहीं, ये तो नहीं हम बोल सकते कि टेंशन से फेलियर इससे होगा। लेकिन जो सी है उसको अगर ध्यान से देखिए तो उसमें सब कुछ लिखा है कि जो रिजल्टेंट फॉल्स आउटसाइड द मिडल थर्ड। मिडल थर्ड मैंने बता दिया, रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स अगर जो मिडल थर्ड से थोड़ी सी इधर या उधर हो जाए या उससे बाहर हो जाए, तो टेंशन डेवलप होगा, जिसकी वजह से एक ब्रेकेज देखने को मिलेगा और ग्रेविटी डैम जो है फेल कर जाएगी। क्लियर हो गया इतनी सी बात, ठीक है। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया।
कि बेस वेट बढ़ने से क्या होगा, बेसिकली बेस वेट बढ़ने से जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ सकता है, पर टेंशन में फेलियर नहीं आ सकता। और दूसरा क्या है, दैट इज द वाटर लोड इज एट द टॉप ओनली। नहीं, वाटर का जो भी लोड है वो पूरी पूरी हाइट पे इफेक्ट करता है, सिर्फ टॉप पे लोड की वजह से टेंशन फेलियर नहीं देख सकते। बहुत ही अलग सी अनरियलिस्टिक सी अजम्पशन है ये, ठीक है। डी क्या है, देयर इज नो ड्रेनेज गैलरी। बेसिकली जो ड्रेनेज गैलरी वो काम क्या करिए, सीपेज को रिड्यूस करना उसका काम है ना। तो टेंशन के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते देयर इज नो ड्रेनेज गैलरी की वजह से कोई टेंशन फेलियर आ रहा है। लेकिन रिजल्टिंग फॉर आउटसाइड द मिडिल थर्ड, तो वो इसका रीजन हो जाएगा। क्लियर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ। क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट रिमूव्ड बाय द रेसिप्रोकल लेवलिंग कॉलीमर एरर। अच्छा, ये रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, ये ना एक तरह का सर्वेइंग मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम लेवलिंग करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें लेवलिंग करते हैं, कहां कहां पे, एक तो फॉरवर्ड में करते हैं और एक बैकवर्ड में करते हैं, ठीक है। इस दोनों डायरेक्शन में करते हैं, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारी एरर्स आ रहे हैं ना, वो एरर्स जो है हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली जब हम बात करें किसी ऑब्स्टिकल बीच में, मान लो बीच में क्या है, हमारी रिवर है, तो पता लगा रेसिप्रोकेशन लेवलिंग क्या होता है कि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, बीच में ऑब्स्टिकल होगा तो उसकी वजह से रिवर की वजह से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसमें करते हैं, डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, इस वजह से करते हैं, और जो भी एरर है उससे कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर हो गया आपको क्या है हमारे पास रेसिप्रोकल लेवलिंग। दूसरा क्या है कि जो इसके एरर रिमूव होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, जो भी एरर रिमूव होते हैं ना इससे रेसिप्रोकल लेवलिंग से, वो सबसे पहले होते हैं, देखो, अर्थ कर्वेचर। अर्थ कर्वेचर हमको क्या पता है, जो धरती है वो क्या है, गोल है। लेकिन जब हम देखते हैं किसको, जब हम लेवलिंग करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे करते हैं हम लेवलिंग, ठीक है। कोई भी होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे लेवलिंग करेंगे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन पे लेवलिंग करने की वजह से क्या होता है, जो अर्थ का कर्व होता है ना, उस जो भी हमारा अर्थ का कर्व है उसकी वो तो उसकी वजह से हमारी जो लेवलिंग में है, वो लेवलिंग जो है उसमें एरर आ जाता है। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूं ना कि अर्थ क्या है, गोल है ना। तो जो लाइन ऑफ साइट होती है वो हमारी क्या रहती है, लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ये होगी लाइन ऑफ साइट। ये तो बेसिकली क्या है, हमारी स्ट्रेट है, लेकिन अर्थ क्या है, कर्व होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एरर आता है। तो अर्थ कर्वेचर को क्या कर देता है, ये एलिमिनेट कर देता है। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा है हमारे पास दैट इज द रिफ्रैक्शन। अब क्या हो रहा है ना, जो भी हमारी लाइट है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से बेसिकली क्या हो रही है, बेंड हो रही है, नीचे की तरफ को बेंड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला हमारे पास एक एरर आ जाता है। इस एरर को भी रिमूव कौन करता है, हमारा रेसिप्रोकल लेवलिंग एरर करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट का एरर रहता है ना, इंस्ट्रूमेंट एरर, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे लिखा है देखो कॉलिमेशन एरर, तो जो भी हमारा कॉलिमेशन एरर जैसा इंस्ट्रूमेंट एरर रहेगा, तो वो एरर जो है वो बेसिकली वो एरर भी इसको रिमूव कर देता है। कैसे करता है, कैसे करता है, क्योंकि देखो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जो भी हमारा एरर ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट आएगा वो भी हमारा रिमूव हो जाएगा इससे। तो तीन चीजें बोली, एक तो इंस्ट्रूमेंट एरर हमारा रिमूव हो गया, एक तो रिफ्रैक्शन हो गया, और तीसरा क्या हो गया, अर्थ का कर्वेचर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहली बात कॉलिमेशन एरर, तो कॉलिमेशन एरर क्या है, ये भी रिमूव करता है, अर्थ कर्वेचर ये भी रिमूव करता है, रिफ्रैक्शन ये भी रिमूव करता है। लेकिन जो पैरालैक्स है, पैरालैक्स का बेसिकली मतलब क्या है ना, हम देखो एक टेलीस्कोप है, अब इस टेलीस्कोप से क्या करते हैं हम आइस मतलब जहां से हम देखते हैं ना, अब यहां से हम देखते हैं एक क्रॉस एयर को। अब जब हम क्रॉस एयर के बीच में अलाइनमेंट करते हैं ना, तो फोकस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपने फोकस नहीं बनाया, ये बेसिकली क्या है, एक तरह का पर्सनल एरर है। तो पर्सनल एरर को हमारा कभी भी रिमूव नहीं करता, कौन नहीं रिमूव करता है, हमारा रेसिप्रोकेशन लेवल। क्यों, क्योंकि जो पैरेलैक्स बेसिकली जो पैरेलैक्स होता है ना, वो नहीं रिमूव कर सकता ये। क्यों, क्योंकि देखो जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से आईस्कोप और क्रॉस एयर के बीच में हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे करनी पड़ती है अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट जो है बेसिकली क्या है, एक एरर प्रोड्यूस करती है अगर जब आपने फोकस नहीं किया है। तो जब आप क्या करते हैं, उसे देखते हैं, ठीक है, क्रॉस एयर को देखते हैं, तो इस वजह से क्या आता है, एक एरर आता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। तो बेसिकली क्या बोलेंगे कि पैरेलैक्स एरर क्या है, अगर जिसको नहीं पता यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि टेलीस्कोप का जो भी आईपीस रहता है ना, टेलीस्कोप का जो आईपीस रहता है, ठीक है, आईपीस है ना, टेलीस्कोप का आईपीस और क्रॉस एयर के बीच का एरर, क्रॉस एयर के बीच का एरर, बीच अलाइनमेंट का एरर। तो ये जो है हमारा, दिस इज क्या है, सबसे पहली बात ये क्या है, एक तरह का ये ऑब्जर्वर की आई सेटिंग का इंस्ट्रूमेंट है, आई सेटिंग का वो है अलाइनमेंट है। तो वो चीज तो हमारा रेसिप्रोकेट लेवलिंग नहीं करता है, तो पैरेलैक्स एरर क्या है यहाँ पे गलत हो जाएगा, और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलैक्स एरर ही हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिमूव नहीं करता है, कॉलिमेशन एरर भी रिमूव करता है, अर्थ कर्वेचर भी हमारा रिमूव करता है, रिफ्रैक्शन भी रिमूव करता है, लेकिन पैरेलैक्स एरर जो है वो नहीं दिखाता है। पता लग गया कि कौन कौन सा है हमारे पास, कि विच ऑफ द इज नॉट रिमूव। कॉलिमेशन एरर क्या होगा, बेसिकली जब हम लेवलिंग मशीन को लाइन ऑफ साइड पे परफेक्टली हॉरिजॉन्टली नहीं होता है, दैट इज वाई उसकी वजह से एरर आता है, ठीक है। अर्थ कर्वेचर की वजह से क्या है कि धरती गोल है, इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास जो एरर प्रोड्यूस हो जाता है। रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट बेंड हो जाती है, इस वजह से आता है। और पैरेलैक्स एरर क्या है, टेलीस्कोप और इसके बीच का, क्रॉस एयर के बीच का अलाइनमेंट का एरर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे और उसका आंसर बताओ मुझे, क्या रहेगा इसका आंसर। क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि इन बीओडी टेस्ट द इंक्यूबेशन जो टेम्परेचर है एंड ड्यूरेशन आर रिस्पेक्टिवली। बताओ, बीओडी टेस्ट जो है हमारा बेसिकली चेक करता है, बेसिकली जो बीओडी टेस्ट है ना वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है हमारे वाटर या फिर हमारे क्या वेस्ट वाटर में ना कितना ऑक्सीजन जरूरी है, ताकि हम ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले क्या है, हम बोल रहे हैं कि बीओडी टेस्ट बेसिकली क्या चेक करता है, ये चेक करता है हमारा वाटर या फिर क्या वेस्ट वाटर में जो ऑक्सीजन नीडेड है फॉर द ऑर्गेनिक मैटर टू बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ बीओडी टेस्ट। क्लियर हो गया इतनी सी बात। मतलब जितना ज्यादा बीओडी वैल्यू होगी ना,
उतना ज्यादा ही पॉल्यूटेड रहेगा हमारा क्या, पॉल्यूटेड रहेगा हमारा वाटर, या फिर क्या वाटर मतलब वाटर, या फिर बेसिकली क्या है कि वाटर की क्वालिटी चेक करनी है हमारे को, तो बीओडी जितना ज्यादा रहेगा वाटर की क्वालिटी उतनी ज्यादा क्या रहेगी, पुअरर रहेगी, पुअरर होगी। क्लियर हो गया कि बीओडी हाई तो वाटर क्वालिटी कम रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते कि बीओडी हाई रहेगी तो उसका क्या मतलब है कि बीओडी हाई रहेगी तो वाटर क्वालिटी पुअर है, बीओडी कम रहेगी तो वाटर क्वालिटी क्या है, अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन नीडेड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डिकम्पोज करने के लिए भी ज्यादा क्या आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, O2 लेंगे। अब ऑक्सीजन लेंगे यानी ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है हमारे पास, कम है, यानी बीओडी जो हमारी वाटर है उसकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जरूर उसमें ऑर्गेनिक मैटर रहे होंगे जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं, उन्होंने ऑक्सीजन ली है। और हमारा जो बीओडी टेस्ट है वो बेसिकली यही चेक करना चाहते हैं कितनी ऑक्सीजन जरूरत है या कितनी ऑक्सीजन जो है नीडेड है किसी ऑर्गेनिक मैटर, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला है कि जब हम इसको देखते हैं तो उसमें टेम्परेचर और ड्यूरेशन क्या रहता है बेसिकली। क्लियर होगी इतनी सी बात क्या बोली मैंने कि बीओडी टेस्ट बेसिकली है क्या है। यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा कि बीओडी बेसिकली है क्या, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। तो बीओडी बेसिकली है क्या, यहां पे लिख देता हूं कि बीओडी जो है वो बेसिकली क्या यूज कर रही है कि कितना O2 चाहिए, ठीक है, कितना O2 चाहिए वाटर में ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करे, डिकम्पोज करने के लिए लिखो, करने के लिए। तो हाउ मच ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द ऑर्गेनिक मैटर टू बी डिकम्पोज। क्लियर हो गया इतना। तो बीओडी टेस्ट के बारे में क्या है। दूसरा, जब हम देखते हैं ना स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट, तो इस स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट में ना जो ग्लोबली एक्सेप्टेड वैल्यूज है, मतलब आप समझ लो इंडिया में भी, यूएसए में भी, तो कहीं पे भी होगी ना, तो वहां पे होती है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और फॉर द 5 डेज। ये क्या रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, ग्लोबली रहता है ये, ठीक है। अब किसी को प्रॉब्लम है तो वो कुछ और भी यूज कर सकता है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस और 5 डेज जो है वो क्या रहते हैं, एक आइडियल होते हैं। These are the ideal for the standard comparison. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द 5 डेज फॉर द बीओडी टेस्ट विल बी द परफेक्ट एंड आइडियल फॉर द ऑर्गेनिक मैटर टू बी डिकम्पोज। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस तो है लेकिन 3 डेज है, 25 है ये तो गलत हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज, तो सी क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। इट इज एन राइट आंसर। ठीक है, पता लगा क्या बीओडी टेस्ट क्या है और क्या उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये चीज भी क्लियर होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहां पे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉइल एंड फाउंडेशन टाइप द तरजागी बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी लीस्ट रिलायबल। तो बताओ किसमें है, शैलो फाउंडेशन ऑन अ सैंड है, शैलो फाउंडेशन ऑन अ सैंड, डीप फाउंडेशन इन क्ले, शैलो फाउंडेशन इन लेयर्ड सॉइल या स्ट्रिप फुटिंग ऑन अ ड्राई सैंड। बेसिकली आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो टीबीसी टी थ्योरी देख रहे हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, तरजागी बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी। अब ये तरजागी बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी क्या बोलती है ना, ये क्या है बेसिकली, ये फाउंडेशन मतलब जो भी हम बात करें किसकी बात करें यहाँ पे, फाउंडेशन की क्या बात हो रही है यहाँ पे कि तरजागी बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है ना कि जो भी हमारा फाउंडेशन है ये कितना लोड ले सकता है सेफली, कितना लोड ले सकता है सेफली, ठीक है, बिना फेल हुए। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि ये थ्योरी ये बताती है कि जो भी फाउंडेशन है वो कितना कितना लोड ले सकता है बिना किसी फेलियर को शो किए हुए। तो वो बेसिकली क्या है, एक तरह की थ्योरी है जो कि हमारे किसने दी है, तरजागी बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी ने दी है, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसमें लीस्ट रिलायबल होती है, इसमें अजम्पशन होती है। सबसे पहले क्या है, ये जो हमारी थ्योरी होती है ना, ये बेसिकली किसके लिए होती है, फॉर द शैलो फाउंडेशन के लिए यूज होती है। किसके लिए होती है, ये हमारी शैलो फाउंडेशन के लिए। और शैलो फाउंडेशन के लिए इसने ना अजम्पशन लिए कुछ, क्या अज्यूम किया उसने, सबसे पहला कि जो हमारी सॉइल है वो होमोजीनियस रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, सॉइल जो है वो हमारी क्या रहनी चाहिए, होमोजीनियस रहनी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए थ्रू आउट ना, वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बीच में क्ले है फिर सैंड है, इसके लिए ये थ्योरी जो है फेल हो जाएगी। तो इसने बोला कि सॉइल जो है होमोजीनियस रहनी चाहिए यानी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल सॉइल जो है वो ड्राई रहे, ठीक है, कोहेसिव लेस रहे, सॉरी कोहेजन लेस रहे, है ना, कोहेजन लेस रहे, या फिर वो क्या कोहेसिव सॉइल रहे, कोहेसिव सॉइल रहे, ठीक है। पहला क्या बोला कि सॉइल होमोजेनियस रहे, दूसरा क्या बोला ड्राई रहे सॉइल, कोहेजन लेस रहे, ड्राई रहे, या फिर वो कोहेसिव सॉइल रहे, लेकिन रहे क्या, ड्राई रहे। वेट के लिए कभी नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। थर्ड के लिए क्या हो गया, स्ट्रिप फिटिंग, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिप फुटिंग। यहां पे क्या बोला है कि जो स्ट्रिप फुटिंग है ना उसका यूज होना चाहिए, हमारी जितनी भी जनरल फाउंडेशन है ना उसमें स्ट्रिप फुटिंग का यूज होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक मैंडेटरी हो गया। दूसरा क्या हो गया, सॉइल होमोजेनियस रहे, ये भी मैंडेटरी है। ड्राई कोहेजनलेस रहे, ड्राई कोहेसिव सॉइल रहे, लेकिन रहे वो ड्राई। क्लियर हो गया। थर्ड स्ट्रिप फुटिंग होनी चाहिए, वहां पे का यूज होना चाहिए, यहाँ पे का यूज होना चाहिए। क्लियर हो गया। थर्ड फोर्थ क्या है, बस इतनी है, थर्ड याद रखो, है ना। तीन ही इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है कि सबसे पहले शैलो फाउंडेशन रहे उसमें, ठीक है, शैलो फाउंडेशन रहे, सॉइल होमोजेनियस रहे, ड्राई रहे, कोहेसिवनेस रहे, या फिर कोहेसिव सॉइल रहे। क्लियर हो गया इतनी सी बात। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम जब बात करें तरजागी बेरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या पता है कि हमें सबसे पहले किस पे लीस्ट रिलायबल रहेगी, मतलब हम उसका यूज कहाँ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बोला कि देखो शैलो फाउंडेशन ऑन अ सैंड, तो शैलो फाउंडेशन ऑन अ सैंड पे अगर हम देखें तो सैंड तो ठीक है, क्या है वो ड्राई है, ठीक है। दूसरा क्या है, शैलो फाउंडेशन है, तो शैलो फाउंडेशन में तो हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, सैंड है, कोहेसिव लेस भी है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इसमें हम रिलायबल है, इसमें फेल नहीं होगी, इसमें फेल नहीं होगी। क्लियर हो गया। इसमें फेल जो है वो थ्योरी क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं रिलायबल है।
इट इज अ रिलायबल थ्योरी ओवर हियर। दूसरा क्या, डीप डीप क्ले तो होता ही था। शैलो फाउंडेशन इन लेयर्ड सॉइल या फिर स्ट्रिप फुटिंग ऑन ए ड्राई सैंड, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, स्ट्रिप फुटिंग है, दूसरी ड्राई सैंड है। लेकिन जब हम सी की बात करते हैं ना तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं लेयर्ड सॉइल। अब लेयर्ड सॉइल में क्या होगा, लेयर्ड सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी ना हर यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या रहेगी हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल लेयर्ड सॉइल में देखें तो लेयर्ड सॉइल में क्या होगा कि ऊपर अगर जो सैंड है, नीचे क्या है हमारे पास क्ले है। तो ये जो हमारी तरजाकी थ्योरी थी ये बेसिकली किसके लिए थी, बेसिकली थी ये यूनिफॉर्म सॉइल के लिए, इसीलिए बनी थी ना ये हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, लेयर्ड सॉइल की बात करें जहां पे सैंड और क्ले आ गई। तो ये वाली चीज जो है शैलो फाउंडेशन तो ठीक है, पर लेयर्ड सॉइल में नहीं हम बात करेंगे, हम किस में बात करेंगे, यूनिफॉर्म सॉइल में बात करेंगे, क्योंकि ये इसकी तीन असम्पशंस थी जिसकी वजह से हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं और हम बोलेंगे कि शैलो फाउंडेशन इन लेयर्ड सॉइल में ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है और यहाँ पे ये फेल हो सकती है। क्लियर हो गया है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम जब बात करेंगे शैलो फाउंडेशन इन लेयर सॉइल की, तो उस केस में ये जो हमारी पूरा सिस्टम रहेगा ये नॉन रिलायबल रहेगा। ठीक है, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट एक्यूरेटली ELY, ठीक है, प्रिडिक्ट द बेयरिंग कैपेसिटी, सॉरी बेयरिंग कैपेसिटी। क्लियर हो गया? ये कौन सा आंसर है, फिफ्थ का आंसर हमारा क्या हो गया, दैट इज द सी। ठीक है, नेक्स्ट वापस से हो गए थे नॉन प्राइमरी सोर्स डाटा। राइट, तो सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अर्न्ड वैल्यू यानी ईवी इज यूज्ड टू। उससे पहले ना हम ईवी देखते हैं। ठीक है, ईवी का मतलब क्या है, बेसिकली ईवी का मतलब होता है ना जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का जो भी एक्चुअल वर्क हुआ है, प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, जो भी हमारा एक्चुअल वर्क जो कंप्लीट हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है उसकी हमारे को क्या निकालनी है, दैट इज द मॉनिटरी वैल्यू निकालेंगे। तो वो होता है ईवी। ईवी क्या बोला, मॉनिटरी वैल्यू बेसिकली क्या है कि मतलब अगर आप कोई भी काम करो ना, है ना, उसका पैसा, उसके ना पैसे के टर्म में अगर उसकी मैं वैल्यू निकालूं तो उसको बोलते हैं मॉनिटरी वैल्यू। समझ में आपको मॉनिटरी वैल्यू क्या होता है? तो ईवी क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट का जो भी एक्चुअल वर्क रहेगा और जो एक्चुअल वर्क कंप्लीट हो चुका है उसकी मुझे पैसे के टर्म में वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा, ईवी होगा। क्लियर हो गया? उसको क्या बोलते हैं, अर्न वैल्यू बोलते हैं। समझ में आपको मैंने क्या बोला कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट का जो भी एक्चुअल वर्क रहेगा, एक्चुअल वर्क जो कंप्लीट हो चुका है और उसकी जो भी हमारे को पैसे के टर्म में वैल्यू निकालनी है वो बताता है हमारे को ईवी, है ना। तो आंसर में यहाँ पे इसके क्या है, ऑप्शन क्या है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अच्छा, क्या ये जो डेप्रिसिएशन है ये किस में यूज होता है, ये अकाउंटिंग टर्म है, इट इज एन अकाउंटिंग टर्म, है ना। तो ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में तो कोई भी काम नहीं करेगी हमारा, तो हम नहीं बोल सकते कि ये राइट आंसर है। कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन इज एन, ये क्या एक तरह की इट इज एन अकाउंटिंग टर्म, है ना, अकाउंटिंग टर्म बोल सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल नहीं होता। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि मेजर द प्रोजेक्ट स्कोप। पार्शली क्या है, ये करेक्ट भी है और इनकरेक्ट भी है। कैसे, जब हम बात करें इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस हमारे को परफॉर्मेंस ट्रैक करना है ना, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। तो परफॉर्मेंस को अगर हमें ट्रैक करना है तो प्रोजेक्ट का जो भी हमारा स्कोप है उससे तो रिलेटेड नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस को हमें करना है क्या, परफॉर्मेंस, लेकिन किसकी, कॉस्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। तो ये चीज तो हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप नहीं बताएगा। सेकंड ऑफ ऑल डी क्या है, मेजर द प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ईवी से नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा, अब आपको ये सारी टर्म्स भी, जैसे प्रॉफिट मार्जिन है ना, तो प्रॉफिट मार्जिन ना ईवी से नहीं होता है, किससे होता है, वो जो भी हमारा टोटल कॉस्ट है ना उससे निकलता है हमारा क्या, प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन ईवी का तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी क्या है इसका राइट आंसर है, ट्रैक द कॉस्ट परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि ईवी का काम क्या है, बेसिकली ट्रैक द कॉस्ट परफॉर्मेंस है कि नहीं, कॉस्ट परफॉर्मेंस। बेसिकली ईवी का काम ही क्या है, ट्रैक करना कॉस्ट परफॉर्मेंस को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैक कॉस्ट को परफॉर्म करना। ठीक है, ईवी का काम क्या है, अर्न वैल्यू का काम क्या है, बेसिकली अर्न वैल्यू का काम है कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उसके पैसे के टर्म में हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम बोलेंगे अर्नड वैल्यू। तो वो बेसिकली क्या है, जो भी हमारा कॉस्ट है उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। ठीक है, तो ट्रैक कॉस्ट परफॉर्मेंस का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया अर्न वैल्यू का क्या मतलब है? यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स है, अगर आप चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। मतलब ये आंसर के साथ साथ ना इसके साथ ही कर लेते हैं कि अर्न वैल्यू का बेसिकली किससे रिलेटेड है ये सब कुछ ना, मैं आपको बताता हूँ अभी। बेसिकली ना यहाँ पे देखो, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है ना, उस प्रोजेक्ट का जो भी हमारा कॉस्ट परफॉर्मेंस है, कॉस्ट परफॉर्मेंस जो है हमारा, और क्या है हमारा शेड्यूल परफॉर्मेंस, क्या शेड्यूल परफॉर्मेंस, इन सबको अगर जो हमें मेजर करना है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए ईवी से कंपेयर करते हैं हम उसे, किससे करते हैं, ईवी से कंपेयर करते हैं। क्या बोला मैंने कि जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट परफॉर्मेंस रहती है और शेड्यूल परफॉर्मेंस रहती है वो हम किससे करते हैं, ईवी से कंपेयर करते हैं। अच्छा, बेसिकली तीन चीजें होती है, एक तो होती है देखो प्लान वैल्यू, क्या होती है प्लान वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं हम पीवी से डिनोट करते हैं, यानी कितना काम होना चाहिए था, तो वो होती है हमारी प्लान वैल्यू। दूसरी होती है हमारी क्या, एक्चुअल कॉस्ट। जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम एक्चुअल कॉस्ट। और ईवी क्या हो गया, कितना काम एक्चुअली हुआ है, ठीक है, तो इससे निकलता है हमारा क्या, ईवी निकलता है। तो हम यहां पे क्या बोलते हैं कि एक होता है देखो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीआई। सीपीआई क्या होता है बेसिकली, ईवी अपॉन एसी, यानी कितना काम एक्चुअली हुआ है और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, उसको बोलते हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लियर हो गया? दूसरा क्या हो गया, शेड्यूल्ड, यहाँ पे दो चीजें निकालनी है ना, कॉस्ट परफॉर्मेंस और शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया, शेड्यूल्ड
परफॉर्मेंस। अभी शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस कैसे निकलता है? ईवी अपॉन द प्लान्ड वैल्यू, यानी कितना काम एक्चुअली हुआ है और कितना काम एक्चुअली होना था। तो ये दो चीजें जो है ईवी से कंपेयर करके निकाली जाती है, इसलिए ईवी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालना हो या शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस निकालना हो तो वो सब हमको ईवी से कंपेयर करके पता लग जाता है। हमको पता है कि कितना काम कंप्लीट होना चाहिए था, इतना तो बताइए, कितना पैसा जो है एक्चुअल में खर्च हुआ है, तो वो सब तो हमको पता ही होगा। तो ईवी से तब निकलता है। तो अब बोले कि ईवी क्या काम करता है? हमारा जो भी परफॉर्मेंस है उसको हम अगर जो पैसे के टर्म में देखना चाहे तो हम किस तरह से निकालते हैं, दैट इज वाई ट्रैक कॉस्ट परफॉर्मेंस। समझ में आया आपको ईवी? अब इसी से रिलेटेड अगर आपसे सीपीआई भी पूछेगा ना तो आपको पता होगा कि दैट इज द अर्न वैल्यू अपॉन द एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर हो गया? और प्लान्ड वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है? ईवी। क्लियर हो गया? शेड्यूल परफॉर्मेंस किस तरह से निकलता है और सीपीआई किस तरह से निकलता है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी तो मैंने बता दी, नहीं है आपको अगर इंटरेस्ट तो मत इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द आइगन वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, ऑलवेज रियल, ऑलवेज इमेजिनरी, जीरो। अच्छा, सबसे पहले ना एक चीज जानो कि जब हम बात करते हैं आइगन वैल्यू तो आइगन वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। क्या ये एक तरह का स्पेशल स्केलर? इट इज अ स्केलर वैल्यू। क्या कहते हैं हम इससे? जब भी हम किसी वेक्टर को देखते हैं ना तो किसी भी वेक्टर में जब कोई मैट्रिक्स जुड़ता है तो अप्लाई जुड़ता है, यानी जब वो अप्लाई होता है ना उसमें तो उसकी जो भी हमारी वेक्टर है, वेक्टर ऐसा होता है ना, अब इस वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन रहती है। तो इसने बोला कि आइगन वैल्यू ना वो चीज है, वो ऐसी स्केलर वैल्यू है जब वो किसी वेक्टर के साथ अप्लाई होती है तो वो उस वेक्टर का डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, तो वो क्या होती है? हमारी आइगन वैल्यू होती है। मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि क्या है। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक तरह की ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल जो है वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल क्या है? 2 3 3 5। अब इसका मैं अगर ट्रांसपोज भी लूं ना, 80 ट्रांसपोज मतलब इसके डायगोनल को इंटरचेंज कर दूं, तो अगर मैं 2 3 3 दोबारा से इस तरह से लिख दूं तब भी चेंज होगा, जिसका ए ट्रांसपोज बराबर हो ए के, यानी ये ए है ना और ये ए ट्रांसपोज है, ये दोनों बराबर है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला कि आइगन वैल्यू जो है इट इज अ स्केलर वैल्यू जो कि किसी भी वेक्टर के साथ अप्लाई होकर उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, दैट इज द आइगन वैल्यू। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? जिसके डायगोनल को इंटरचेंज करने पर भी वो सेम रहता है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आपको ये दो चीजें? तो ये क्या चीज बोली है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन में पूछा है, ये पूछा है ना हमारे पास क्वेश्चन में कि आइगन वैल्यू, जो भी हमारी आइगन वैल्यू किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, उसके बारे में ही पूछा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देख लो कि जो भी हमारी आइगन वैल्यू, यहां पे देखो आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है ना वो ऑलवेज क्या रहती है? ऑलवेज रियल रहती है। क्या रहती है? वो ऑलवेज रियल रहती है, ना वो कॉम्प्लेक्स रहती है ना ही वो इमेजिनरी रहती है। और जो भी इमेजिनरी होती है दैट इज नॉट इक्वल्स टू रियल। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ना वो कॉम्प्लेक्स रहती है, ना यहां पे ना लिख देना, ठीक है, ना वो कॉम्प्लेक्स रहती है ना ही वो इमेजिनरी रहती है, वो सिर्फ क्या रहती है? ऑलवेज रियल रहती है। समझ में आया आपको? तो यहां पे क्या लिखा है? ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वैल्यू की कभी भी क्या नहीं रहती? कॉम्प्लेक्स नहीं रहती, ये चीज मैंने बताई है। अनलेस, यहां पे एक और पॉइंट है, अनलेस क्या है? जो मैट्रिक्स है वो ही कॉम्प्लेक्स है, मैट्रिक्स जो है वो ही कॉम्प्लेक्स हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑलवेज रियल, तो कॉम्प्लेक्स तो हो ही नहीं सकता है। ऑलवेज इमेजिनरी जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू रियल, तो हम नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल सही आंसर है, तो बी सी क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी इज नॉट इक्वल्स टू रियल, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो भी हमारे आइगन वैल्यू रहेंगे रियल ही होते हैं, वो कभी भी इमेजिनरी नहीं रहते। दूसरा ऑलवेज जीरो, देखो वो जीरो तो रहता है लेकिन वो ऑलवेज जीरो नहीं रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा जीरो तो नहीं रहता है, पर ये ट्रू है कि वो जीरो रहता है, तो ये भी कंप्लीटली नेगेटिव है। ये भी सारी गलत होगी, ये भी गलत होगी, लेकिन ऑलवेज रियल जो है वो बिल्कुल क्लियर है। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे लिख भी दूं आपके लिए ताकि आपको बाद में इजी रहे कि सही आंसर क्या है इसका, राइट। तो जब हम बात करेंगे इसकी ऑलवेज रियल इसका आंसर है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारी इसका सही आंसर क्या है? ऑलवेज रियल है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट इज ऑलवेज रियल, ऑलवेज हमेशा रियल रहती है, ठीक है। और क्या नहीं रहती? कॉम्प्लेक्स नहीं रहती, ठीक है, नॉट कॉम्प्लेक्स। और ना ही वो क्या इमेजिनरी भी नहीं रहती, और ना ही वो ऑलवेज जीरो भी नहीं रहती, ऑलवेज जीरो भी नहीं रहती। ये सब क्या है? गलत है। समझ में आपको? ठीक है। आइगन वैल्यू क्या एक तरह का स्केलर वेक्टर जो सॉरी स्केलर वैल्यू जो कि किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जो है वो सेम रहे, डायगोनल जो है वो सेम हो, ठीक है। एक एग्जांपल ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। समझ में आपको आंसर? ठीक है। ये कौन सा था हमारा? 7th वन क्लियर हो गया। 8th वन क्या है? व्हाट इज अ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इन अ नेगेटिव स्क्यूड मीन मीडियन मोड, मीन इज ग्रेटर देन मोड, या मीन इज लेस देन मीडियन मोड, ये सब कुछ एग्जांपल है, ठीक है। तो ये नेगेटिवली स्क्यूड बेसिकली है क्या? देखो इसको ना ग्राफ से समझते हैं कि नेगेटिवली स्क्यूड बेसिकली है क्या। यहां पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, क्लियर हो गया, ठीक है, बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द डाटा, ठीक है। मान लो कि आपकी क्लास में टेस्ट हुआ है और टेस्ट में मतलब टेस्ट हुआ है और इस टेस्ट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो कुछ बच्चों की क्या मार्क्स है? 10 है, 12 है, और कईयों के कितने हैं? 70 75, यानी मैक्सिमम ऑफ नंबर जो है वो हाईएस्ट ही है, ठीक है। 80 हो गया, 85 हो गया, है ना, 90 हो गया, 90 हो गया, या फिर 100 भी है कहीं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं? आपको हाईएस्ट मार्क्स दिखेंगे यहाँ पे, है ना। जितने भी लोग हैं, मतलब अगर ध्यान से देखो इस डाटा को, तो डाटा में क्या है कि ज्यादातर लोगों की वैल्यूज क्या है? नॉर्मली हाई है ना, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज है जो कि क्या है? बहुत ही ज्यादा छोटी है, जैसे कि 10 और 12, ये क्या है? ये वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा छोटी है। अच्छा, इस छोटी वैल्यूज की वजह से होगा क्या? जो भी हमारे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाटा किसका है? 10 12 हो गया, और फिर कितना हो गया हमारे पास? 70 75 एंड सो ऑन अप टू द 100 मान लो, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल रेंज है इस पूरे डाटा की, वो ज्यादातर क्या है? हाई रेंज है, इसकी हाई वैल्यू ऑफ रेंज है,
मतलब ये कि इसमें ना जितने भी लोग हैं उनकी जो रेंज है वो हाई है, मतलब इनकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू 10 टू 12। आप अगर कंपेयर करोगे 10 टू 12 तो इन दोनों में अंतर कितने का 60 का अंतर है। यानी 10 की जो भी हमारी ये पूरा ग्राफ होगा ना, ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या है जनरली जो है इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। इस तरह से आपको ग्राफ जो है देखने को मिलेगा। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि 85 के आसपास मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या बनता है, मोड बनता है, और यहाँ 75 के पास आसपास क्या बनता है हमारा, दैट इज द मीडियन बनता है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम टेल, इट इज नोन एज अ टेल। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर जब मैं इस टेल को देखूं, अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हम जब कुछ एक्सट्रीम छोटी वैल्यूज की बात करते हैं, जैसे कि 10 या 12 की बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ बेसिकली क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में एक तरह का टेल बना रहा है कि नहीं, लेफ्ट साइड में एक तरह का क्या बना रहा है, ये टेल बना रहा है। और इस ग्राफ को ना हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं इस ग्राफ को। क्लियर हो गया। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ा है कि अगर हम बात करें इसकी मीन की ना, तो इसका मीन यानी एवरेज जो है वो बेसिकली क्या है, इन दो छोटी वैल्यूज की वजह से, ये जो छोटी वैल्यूज है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ना लेफ्ट में खींचा जा रहा है। कौन, मीन और एवरेज जो है। पहले मान लो कि हमारा जो मीन वगैरह आ रहा था वो अराउंड टू अराउंड क्या है, बेसिकली इन दो वैल्यूज को अगर मैं हटा दूं तो हमारा कहां पे आएगा, कहीं बीच में आएगा, 85 मान लो उसको, है ना। लेकिन इन दो वैल्यूज के एडअप होने की वजह से अब ये 85 से और भी लेफ्ट की तरफ को आने लग जाएगा। यानी मीन और एवरेजेस जो है वो जनरली क्या हो जाते हैं, लेफ्ट साइड को खिसक जाते हैं। ये इसका इंपैक्ट क्या है, बिकॉज ऑफ दीज एक्सट्रीमली लो वैल्यूज द मीडियन एंड द एवरेजेस आर टेंड्स टू टुवर्ड्स द लोएस्ट वैल्यूज एज पर जैसे कि हमारी दो नेगेटिव वैल्यूज जो है, दो लेस एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो यहाँ पे ऐड हुई है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, जब टेल बनता है ड्यू टू द एक्सट्रीमली लो वैल्यूज, उसकी वजह से बनने वाला जो हमारे पास एक ग्राफ होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलो कि नेगेटिवली स्क्यूड। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा का वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिवली हो गया। पहले पॉजिटिव में था लेकिन अब जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड कहलाता है। दैट इज नोन एज अ नेगेटिवली स्क्यूड। अब आपको समझ में आया क्या है नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब, हाँ, जो मैंने यहाँ पे बताया कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि नेगेटिवली स्क्यूड का क्या मतलब है। क्लियर हो गया आपको कि कहां से आया, देखो टेल बना है तो टेल की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि दो एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, नेगेटिवली स्क्यूड। तो इस पूरी ये जो हमने बात बताई अभी नेगेटिवली स्क्यूड, अब इस पूरी सिचुएशन में ये पूछ रहा है कि इस केस में नेगेटिवली स्क्यूड के केस में क्या मीन, मीडियन और मोड बराबर होंगे। मैंने अभी क्या बोला कि मीन जो है वो लेफ्ट साइड को चला जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड को जाएगा कहां, मीडियन से जाएगा ना, जो भी उसका बीच का पार्ट होगा उससे ही हमारा लेफ्ट साइड को जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहले तो मीडियन आएगा यहाँ पे, है ना, और उससे पीछे क्या होगा, दैट इज द मीन, और लास्ट में क्या होगा, मोड। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इन तीनों केसेस में क्या मीन और मीडियन और मोड जो है वो बराबर है, बताओ। नहीं है। क्या मीन जो है वो सबसे बड़ा है, क्या मीन सबसे बड़ा है, यहाँ पे आप देखने की बात है एक्सट्रीमली लो पे चला गया है, तो मीन हमारा सबसे बड़ा कैसे हो सकता है, मोड से ऊपर तो हो नहीं सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मीन है वो तो हमारा बड़ा नहीं है, मीडियन से बड़ा भी नहीं है, और मोड से तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी भी क्या हो गया, इसका इनकरेक्ट आंसर हो गया। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है कि मोड और मीडियन जो है, मोड और मीन जो है वो दोनों बराबर है, तो ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेक्ट है, जहां पे मीन जो है सबसे छोटा आएगा, फिर मीडियन आएगा और फिर मोड आएगा। तो समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। आपको इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको नेगेटिवली स्क्यूड के बारे में बताना चाहिए कि बेसिकली नेगेटिवली स्क्यूड है क्या। जब भी कोई छोटा एक्सट्रीमली डाटा जो है किसी बड़ी हाई वैल्यूज के साथ एडअप हो जाता है, तो एक टेल फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा मीन है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाता है। समझ में आया, लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो गया, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी जो मीडियन है वो बीच में ही है, मीन जो है उससे छोटा है, और मीडियन जो है वो फिर मोड से छोटा है। क्लियर हो गया, इस तरह से इस आंसर को अप्रोच करना था, ये चीज भी मैंने आपको बता दी। अगर आपको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पता होता तो आप इजीली इसे टैकल कर सकते थे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कि देखो मीन क्या होता है, बेसिकली मीन होता है एवरेज वैल्यू। क्या होती है, इट इज एन एवरेज वैल्यू। क्लियर हो गया। मीडियन क्या होता है, जो हमारी मिडिल वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और मोड क्या होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार आती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा बार होती है तो उसको मोड बोलेंगे। मीडियन यानी जो मिडिल की वैल्यू है, और मीन तो बताइए आपको एवरेज वैल्यू होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी ऑडिट्स, जो टर्म है स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, वो किसको रेफरेंस करती है। बेसिकली ना अगर हम बात करें सीईसी की, तो ये क्या होता है, ये ना किसी सिस्टम या किसी प्रोसेस या किसी फैक्ट्री को ना एक यूनिट, क्या बोलते हैं, एक यूनिट आउटपुट बनाने में कितनी एनर्जी खर्च होगी, दैट इज नोन एज अ स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। क्या क्या बोला यहाँ पर, एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए बनाने में एक यूनिट बनाने में कितनी एनर्जी लग रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, एसईसी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एसईसी का, एसईसी होता है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई, ठीक है, कंज्यूम डिवाइडेड बाय कितने टोटल यूजफुल आउटपुट बने जब वो एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो हम क्या बोलते हैं, एसईसी बोलते हैं। समझ में आया। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक फैक्ट्री है ना, वो मान लो 1000 किलोवाट आवर्स जो है एनर्जी खर्च करती है 500 यूनिट बनाने के लिए। कितने, 500 यूनिट बनाने के लिए वो 1000 किलोवाट जो है एनर्जी यूज होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस टर्म में एसईसी विल बी इक्वल टू 1000 अपॉन द 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स, तो ये क्या हो जाएगा पूरा, यहाँ पे क्या था हमारे पास, दैट इज द किलोवाट आवर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 0 से 0 कट के 5 2, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 किलोवाट आवर फॉर द पर्टिकुलर यूनिट। तो हम क्या बोलेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर एक यूनिट बनाने के लिए, हर एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए हमारी कितनी एनर्जी कितनी यूज होती है, 2 किलोवाट आवर जो है हमारी एनर्जी लगती है। यानी एक यूनिट बनाने के लिए ना, एक यूनिट बनाने के लिए हमारे को कितनी चाहिए, 2 किलोवाट आवर की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्लियर हो गया आपको कि हमने किस तरह से बताया। देखो टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल आउटपुट, तो ये क्या हो गया हमारा एसईसी हो गया। क्लियर होगी इतनी सी चीज आपको, एग्जांपल से मैंने बता दी।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एसईसी। क्या बोल रहा है, एसईसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, यूनिट। यूनिट बेसिकली यहाँ पे क्या, सबसे पहले एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम किसका होता है, ये तो किसका होता है, दैट इज द पावर का होता है, ठीक है, वॉट, जिसको क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे एनर्जी पर मशीन। एनर्जी पर मशीन क्या होता है, ये मशीन की एफिशिएंसी और लोड फैक्टर बताता है, यानी स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन नहीं बताता है। तो अब क्या बोल सकते हैं कि जो एनर्जी पर मशीन है वो तो हमारा आंसर नहीं होगा। एनर्जी पर यूनिट टाइम भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या, एनर्जी लॉस इन ट्रांसमिशन, ये लॉस होता है, ठीक है, आउटपुट से डायरेक्टली मतलब रिलेटेड नहीं होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, कि ये भी हमारा क्या है, दिस इज नॉट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या, एनर्जी पर यूनिट आउटपुट, यानी एनर्जी पर यूनिट हम क्या बोल रहे हैं, किलो वॉट आर डिवाइडेड बाय द यूनिट, है ना। तो यहाँ पे क्या, एनर्जी तो है ये, है ना, किलो वॉट पर आवर डिवाइडेड बाय द पर यूनिट, जो भी हमारे पास आउटपुट में आया, है ना। इसको कंज्यूम करके मतलब इतनी एनर्जी को यूज करके हम क्या आउटपुट निकाल रहे हैं, वही चीज यहाँ से हमारे को बता रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज हमारा एनर्जी पर यूनिट आउटपुट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया किस तरह से है एनर्जी। एसईसी का क्या मतलब है, ये भी पता लग गया आपको, है ना। अगर आपको एसईसी पहले ही पता होता तो आप इजीली निकाल सकते थे कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। यहाँ पे क्या, एनर्जी पर मशीन, ये बिल्कुल रिलेट नहीं रहता। एनर्जी लॉस इन, ये लॉस के बारे में बताता है। और एनर्जी पर यूनिट क्या है, इट इज द पावर का यूनिट, वॉट जूल पर सेकंड, राइट। 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सुपर कंप्यूटर, किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में वो क्या है, डाटा को स्टोर करना, रियल टाइम कम्युनिकेशन करना, या हाई स्पीड फोरकास्टिंग एंड स्टिमुलेशन होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, या फिर सिमुलेशन। डी क्या है, ऑन साइट मॉनिटरिंग। बताओ इनमें से कौन कौन सही होगा। सबसे पहले तो कि सुपर कंप्यूटर का काम क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में। सुपर कंप्यूटर का रोल पता क्या होता है कि हम अगर जब वेदर की प्रिडिक्शन करनी होती है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है कि साइक्लोन वगैरह हो तो उनकी ट्रैकिंग वगैरह हो सके, है ना, साइक्लोन ट्रैकिंग हो सके। दूसरा क्या है कि अर्थ क्विक की सिमुलेशन करना, ठीक है। सिमुलेशन मतलब कि उसकी मॉडल बनाना, ठीक है। मान लो कि रियल लाइफ में आपके देखे आपने बड़े बड़े से कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे ही सिमुलेशन होता है, यानी अर्थक्वेक का सिमुलेशन करना। सेकंड, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है हमारे पास, दैट इज द कोई भी फ्लड आए तो उस फ्लड की मॉडलिंग करना, ठीक है। ये कंप्यूटर में ही होता है, ऑनलाइन सब कुछ, है ना, ऑनलाइन सॉरी कंप्यूटर में होता है, सुपर कंप्यूटर्स में होता है फ्लड को मॉडलिंग करना। दूसरा क्या है कि फॉरेस्ट फायर को फोरकास्ट करना। तो ये सब काम जो है हमारे कौन करता है, सुपर कंप्यूटर करता है। बेसिकली सुपर कंप्यूटर क्या करते हैं, उनकी फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना, और बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है हमारा, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए काम आता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के काम आता है, ठीक है। और बहुत जल्दी क्या करता है, वो डाटा को भी बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है, मतलब फास्ट, मतलब एक्सट्रीमली फास्ट। तो ये काम किसका होता है हमारा, दैट इज द सुपर कंप्यूटर। इनकी रोल भी पता लग गया आपको कि वेदर को फोरकास्ट करना हो, या फिर हमारे पास फॉरेस्ट फायर को फोरकास्ट करना हो, फ्लड की मॉडलिंग करनी हो, या अर्थक्वेक का सिमुलेशन करना हो, तो वो काम कौन करता है हमारा, दैट इज द हमारा सुपर कंप्यूटर करता है। क्लियर हो गया इतनी सी बात। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि हम बात करें किसकी, कि डाटा स्टोरेज। जो डाटा स्टोरेज है वो क्या है, वो तो हमारा किसी नॉर्मल सर्वर में भी कर सकते हैं, है ना, उसके लिए सुपर कंप्यूटर की तो जरूरत नहीं है। जैसे आपके कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज होती है तो वो तो ये भी कर सकता है। दूसरा, रियल टाइम कम्युनिकेशन, ये तो टेलीविजन डिवाइस और इमरजेंसी सिस्टम का काम होता है, ठीक है। ये तो हमारे सुपर कंप्यूटर का काम नहीं होता, रियल टाइम कम्युनिकेशन करना। थर्ड क्या है हमारे पास कि थर्ड तो है चाहिए, डी क्या है हमारे पास, दैट इज द ऑन साइट मॉनिटरिंग। तो ये ऑन साइट मॉनिटरिंग जो है ना, ये बेसिकली किसका होता है, इन्फॉर्मेशन आईओटी का काम होता है, ठीक है, डिवाइस का काम होता है। ये क्या करता है बेसिकली, ये हमारी जो ऑन साइट मॉनिटरिंग होती है ना, उन सबके काम के लिए आता है। ये सुपर कंप्यूटर्स काम नहीं करते। सुपर कंप्यूटर्स किसके लिए काम करते हैं, देयर इज अ हाई स्पीड फोरकास्टिंग एंड सिमुलेशन ही था यहाँ पे, है ना। मैं सोचा था स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन बेसिकली तो वो तो किसी बॉडी पार्ट को एक्टिवेट करना है, लेकिन सुपर कंप्यूटर में से कोई भी बॉडी पार्ट तो नहीं है ना। दैट इज वाई यहाँ पे सिमुलेशन है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम छोटे छोटे मॉडल बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे, वो कौन बना रहा है, हमारा सुपर कंप्यूटर बना रहा है, अपने सिस्टम में बना रहा है वो, ठीक है, और उस पर चीजें देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि हाई स्पीड को फोरकास्ट करना वो कौन कर सकता है, सुपर कंप्यूटर कर सकता है। छोटे छोटे मॉडल बना के उस पर काम करना तो वो कौन करेगा, हमारा सुपर कंप्यूटर करेगा। तो प्राइमरी फंक्शन तो इसका यही है कि उसको हाई स्पीड फोरकास्टिंग करनी चाहिए और उसको सिमुलेशन बनाने चाहिए ताकि कोई भी डिजास्टर से हम बच सके। तो वही इसका क्या हो गया, प्राइमरी फंक्शन हो गया। क्लियर हो गया किस तरह से इसका आंसर आया है। सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या है, एक तरह का तेज कैलकुलेशन है ना। यहाँ पे अगर वैसे तो पता ही होता है सबको सुपर कंप्यूटर क्या है। बेसिकली डाटा स्टोरेज किसी नॉर्मल कंप्यूटर में भी हो जाएगी, बाकी इंपॉर्टेंट क्या था, हाई स्पीड फोरकास्टिंग सिमुलेशन। क्लियर हो गया इतना, है ना। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे ऐसा है कि देखो नेगेटिव स्क्रीन फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है और क्यों जनरेट होता है पाइल्स पे, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो एक पाइल ले लेते हैं, उसके आसपास की सॉइल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, उसके आसपास की सॉइल। तो बेसिकली नेगेटिव स्क्रीन फ्रैक्शन वाला पाइल बेसिकली क्या हो रहा है ना, जो इस पाइल की, ये क्या है, एक तरह का पाइल है, इसकी आसपास की जो भी सॉइल होगी ना, अब ये सॉइल जो है ना नीचे की तरफ ना सेटल करेगी। मान लो ये हमारी सॉइल है, ठीक है, मान लो ये हमारी क्या है, सॉइल है। अब ये सॉइल जो है ना इसके आसपास की, ये क्या कर रही है, सेटलमेंट कर रही है। अब इस सेटलमेंट से होगा क्या, ये जो पाइल है इसके आसपास की सॉइल सेटलमेंट करेगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सेटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगी। लेकिन ये सेटलमेंट कर रही है, लेकिन पाइल जो है वो खुद सेल्फ इतनी ज्यादा सेटल नहीं कर रही, लेकिन ये जो सॉइल है ये सेटल कर रही है। क्लियर हो गया। तब ये सॉइल क्या है बेसिकली, ये जो सॉइल है ये पाइल को नीचे की तरफ खींचती है। क्या करती है, सॉइल ना पाइल को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन ये खुद इतनी ज्यादा सेटल नहीं होती, मतलब ये इसकी जितनी सेटल नहीं होती एज कम्पेयर टू रिलेटिवली। ये जो हमारी सॉइल है ये बहुत ज्यादा सेटल कर रही है, लेकिन ये वाली जो है नहीं इतनी ज्यादा सेटल नहीं कर रही, ये वहीं पे मतलब स्टेडी है वहां पे। दैट इज वाई इसकी वजह से लगता है एक नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन, किस पे लगता है, ऑन अ पाइल, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से लगता है, यहाँ पे मैं अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया क्या क्या है। एक तो हमारे पास पाइल है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पाइल क्या है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेबल सॉइल स्टेटम में रखी होगी ताकि ये क्या सेटल ना करे या टिल्ट ना हो, है ना। इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसी मिट्टी की लेयर है ना जो कि ओवर कंसोलिडेटेड, जो कि कंसोलिडेटेड है, जो कि सेटल नहीं होती, जिसमें कि मूवमेंट नहीं है, देयर इज नो मूवमेंट ओवर हियर। दैट इज वाई किसी अगर आप किसी पाइल को रखना चाहोगे तो इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबल होने के लिए हम किसी स्टेबल सॉइल स्टेटम में रखेंगे। दैट इज वाई यहाँ पे एक सॉइल का स्टेबल सॉइल स्टेटम है। लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो एक ऐसी सॉइल में है जो कि यहाँ पे इसके आसपास है, ऊपर है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि ये वाली तो स्टेबल है, ये वाली तो कभी हिलेगी नहीं, लेकिन जो इसके आसपास की जो हमारी सॉइल है ना वो सेटल करती है, और जिसकी वजह से पाइल के ऊपर क्या है कि एक नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाली सेटल नहीं करेगी, ये वाली सेटल करेगी। दैट इज वाई ये इसको क्या करती है, खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो समझ में आया किस तरह से मैंने बोला कि कोई कैसे पाइल में नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होता है। अच्छा, ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होता है तो ये बोल रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन अ पॉइल। क्या वो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले करेगी, ठीक है, क्या वो कॉम्पैक्टेड फिल करेगी, या रिसेंटली फिल लूज सॉइल करेगी, या डेंस सैंड लेयर करेगी। तो इन सब में ऑप्शन कौन सा सही है? सबसे पहली बात देखो, जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है ना ये सॉइल ना सेटल नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सेटल्ड है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले का मतलब है कि कोई भी क्ले जो है ना हमारी, फॉर एग्जांपल ये हमारी क्ले है, अब इसमें ना फ्यूचर में बहुत ज्यादा ना लोड लगा था, मतलब बहुत ज्यादा क्या फ्यूचर में इसमें लोड लगा हुआ था, ठीक है। फ्यूचर में क्या इसमें लोड लगा हुआ था, जिसकी वजह से क्या इसके अंदर जो भी वाटर थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं इसके। तो ये वाली जो क्ले होगी हमारी, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे जितना भी सेटलमेंट होना था फ्यूचर, सॉरी जितना भी हमारा पास्ट में लोड लगा है उसकी वजह से पानी बाहर निकल गया है, जिसकी वजह से क्या है कि जितना भी सेटलमेंट इसमें होना था ना एक्चुअली अब वो हो चुका है, ठीक है। अब फ्यूचर में इसमें इससे ज्यादा सेटलमेंट नहीं होगा, उसको बोलते हैं ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। तो जब कोई भी चीज सेटल नहीं हो रही है तो उसमें नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होने की चांसेस है, बताओ? नहीं है। तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया इतना? है कहां से आया ओवर कंसोलिडेटेड क्ले? दूसरा क्या है, दैट इज द कॉम्पैक्टेड फिल। अच्छा, ये जो कॉम्पैक्टेड फिल होती है ये बेसिकली क्या है, इट इज अ वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल की बात की जा रही है, वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल। अब ये ऑलरेडी इतनी डेंस होती है ना, इसमें और ज्यादा सेटलमेंट नहीं होती। दैट इज वाई कॉम्पैक्टेड फिल भी क्या इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा डी क्या है हमारे पास, डेंस सैंड लेयर। बेसिकली डेंस सैंड ऑलरेडी सेटल होती है, डेंस सैंड क्या है बेसिकली ऑलरेडी सेटल होती है, तो उसमें जो एनएसएफ है वो नहीं होता है, मतलब नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो है उसमें डेवलप नहीं होता है। तो डेंस सैंड में भी कभी डेवलप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको सेटलमेंट कब देखने को मिलेगी, जो कि क्या है, रिसेंटली फिल्ड लूज सॉइल है ना, लूज सॉइल है, इसमें आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी इसमें सेटलमेंट? क्योंकि अभी अभी भरी हुई है, ठीक है, कॉम्पैक्टेड भी नहीं है, लूज है। डेंस होती तो फिर हम बोलते कि नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन लूज सॉइल है तो लूज सॉइल तो सेटल करेगी ही करेगी। इसमें देखना था आपको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, मतलब कि सेटलमेंट जिस भी सॉइल में होगी वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो पॉसिबल है। दैट इज वाई यही क्या है इसका आंसर करेक्ट है। तो रिसेंटली फिल्ड जो लूज सॉइल होगी उसी की वजह से बेसिकली क्या आएगा, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होगा। ना ही सॉइल जो कि स्टेबल सॉइल है ना उसकी वजह से आएगा, ना ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की वजह से आएगा, ना ही क्या कॉम्पैक्टेड फिल से आएगा, वेल कॉम्पैक्टेड फिल है। दूसरा क्या डेंस एंड लेयर की वजह से भी नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरह से आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट। तो इसके पॉइंट बी पे क्या हो रहा है बेसिकली, अब देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सेकंड, ठीक है। क्या है कि जो बीम का मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, मतलब सॉरी मिड स्पैन है ना, इस मिड स्पैन को क्या हो रहा है, ये नीचे को खींचा जा रहा है, ये नीचे को खींचा जा रहा है। लेकिन एट अ पॉइंट बी पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बीम है वो बीम ना ऊपर की तरफ खींचने का मूवमेंट लगा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी सैग। एंटी सैग हो रहा है यहाँ पे। दैट इज वाई यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक नेगेटिव मूवमेंट प्रोड्यूस होगा एट अ सेंट्रल स्पोर्ट। समझ में आया किस तरह से आया? क्वेश्चन 7 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे 8th क्वेश्चन कि फॉर द डिजाइन ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल व्हिच इक्वेशन इज प्राइमरली यूज्ड, ठीक है। तो मैनिंग इक्वेशन होती है, बर्नौली इक्वेशन होती है, मोमेंटम इक्वेशन होती है, डार्सी-वेस्टरगार्ड इक्वेशन यूज होती है। तो बेसिकली आपको पहले ही पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक जंप क्या होती है। देखो, जब भी हम देखते हैं ना सुपर क्रिटिकल फ्लो से जब हमारा सब क्रिटिकल फ्लो में जाता है ना पानी, तो वहां पे एक ना हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलती है आपको, ठीक है। इसमें ना बहुत सारी चीजें होती है, पर आप ऐसे समझो कि क्या होता है कि देखो एक होता है, देखो सुपर क्रिटिकल फ्लो मतलब ये ऐसा फ्लो है ना जिसकी डेप्थ जो है वो बहुत कम होगी लेकिन ये बहुत फास्ट चलता है, ठीक है, फास्ट एंड शैलो। इसकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी और इसकी जो डेप्थ होगी, जो इसकी डेप्थ है ना वो बेसिकली क्या होगी, कम होगी, ठीक है, शैलो डेप्थ होगी। तो एक ये हमारा फ्लो हो गया। जब ये हमारा फ्लो है मतलब ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। तो बेसिकली क्या है, और ये वाला कौन सा फ्लो है, ऊपर दो फ्लो दिखाया ना मैंने, एक तो ये वाला दिखाया 1, एक तो मैंने दिखाया 2। ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बनाया एक, ये हो गया हमारा दूसरा। अब ये दूसरा फ्लो क्या है हमारा, सब क्रिटिकल। इट इज अ सब क्रिटिकल फ्लो। ये क्या होता है, ये स्लो होता है, ठीक है, और ये डीप होता है, ठीक है। इसकी जो हाइट रहती है, डेप्थ रहती है, वो ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे क्या है, याद रखने वाली बात कि y2 जो है वो ग्रेटर देन y1 है, ठीक है। और अगर जो स्पीड की बात करूं तो सुपर क्रिटिकल फ्लो जो है उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा रहती है, ठीक है, वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू सब क्रिटिकल फ्लो। क्लियर है? तो जब पानी ना सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो को जाता है ना, तो वो ऐसे नहीं जाता कि सीधा डायरेक्टली यहां से लेकर ऊपर चलेगा, नहीं, पहले ना उसे ना एनर्जी डिसिपेट करनी पड़ती है। तो वो क्या करता है, एक हाइड्रोलिक जंप बनाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, इस पॉइंट तक को रीच करता है। तो ये हाइड्रोलिक जंप क्यों बनता है, बिकॉज सुपर क्रिटिकल फ्लो से जब पानी सब क्रिटिकल फ्लो में जाता है तब ये हाइड्रोलिक जंप बनती है। इसमें बहुत सारे वो भी होते हैं कि कैसे बनती है, बस इतना सा याद रखो कि ये सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल फ्लो को जाता है, इसलिए बनती है हमारी क्या, एक हाइड्रोलिक जंप बनती है। समझ में आया किस तरह से हाइड्रोलिक जंप? अब ये बुरा है कि जब हम हाइड्रोलिक जंप की बात करें ना, तो द डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्या लिखा है यहाँ पे,
कि फॉर द डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल व्हिच इक्वेशन इज प्राइमरली यूज। अब कौन कौन सी यूज होती है देखते हैं। मैनिंग्स इक्वेशन होती है, बर्नौलीज इक्वेशन होती है, या मोमेंटम इक्वेशन, या डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन। जो मैनिंग्स इक्वेशन होती है ना, जो हमारी मैनिंग्स इक्वेशन होती है वो बेसिकली किसके लिए यूज होती है, ये यूज होती है फॉर द स्टडी या फिर किसके लिए, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। किसके लिए, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, ठीक है। तो ये यूज किसके लिए नहीं होती है, नॉट फॉर अ हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप के लिए यूज नहीं होती है, ठीक है। आपने देखा होगा मैनिंग्स इक्वेशन किस तरह से होती है, v इज इक्वल्स टू 1/n r टू द पावर 2/3 एंड s टू द पावर 1/3। ये होती है हमारी क्या, मैनिंग्स इक्वेशन, राइट। तो ये मैनिंग्स इक्वेशन जो है हमारी यहाँ पे, ठीक है, जिसमें v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है ना। आपने देखी हुई कहीं ना कहीं ये r क्या है इसका हमारा, दैट इज द हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस है, ठीक है। ये क्या होता है, एरिया अपॉन द वेटेड पैरामीटर। क्लियर हो गया। s क्या है हमारे पास, दैट इज द स्लोप ऑफ द चैनल, ठीक है, स्लोप ऑफ द चैनल। और n क्या है यहाँ पे, मैनिंग्स कोएफिशिएंट। क्या है यहाँ पे, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट, रफनेस कोएफिशिएंट, ठीक है। ये तो मैनिंग्स इक्वेशन है। ये तो किसके लिए यूज होती है, ये यूज होती है फॉर द स्टडी एंड द यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। ये हाइड्रोलिक जंप के लिए यूज नहीं होती। तो मैनिंग्स इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। सेकंड वॉल क्या है हमारा, दैट इज द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन आपने देखी होगी इस तरह से होती है, गामा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस डेप्थ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। p क्या है यहाँ पे, प्रेशर है। गामा क्या है आपको बताइए, यूनिट वेट है। v तो आपको बताइए वेलोसिटी होगी यहाँ पे, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। और हमारी z क्या है, दैट इज द एलिवेशन। एलिवेशन या डेप्थ कुछ भी बोल दो, है ना, एलिवेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन है। अभी जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें तो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, हमारे जब हाइड्रोलिक जंप देखते हैं तो यहाँ पे तो एनर्जी का लॉस होता है। हाइड्रोलिक जंप में तो एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन जब हम बर्नौलीज इक्वेशन देखते हैं तो बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली क्या बोलती है कि एनर्जी का कंजर्वेशन, कंजर्व्ड, ठीक है, एनर्जी कंजर्व होती है यहाँ पे, ठीक है, होती है। और हाइड्रोलिक जंप में एनर्जी का लूज होता है। तो क्या बोल सकते हो कि बर्नौलीज इक्वेशन यूज होगी, नहीं, तो ये भी नहीं होगी यूज, ठीक है। अब कौन सी बची है हमारी, डार्सी बची है। तो ये जो डार्सी है ये बेसिकली क्या बोल रही है हमारी कि डार्सी इक्वेशन आपने कहीं देखी होगी, देखो HF इज इक्वल्स टू F इंटू L अपॉन D इंटू V का स्क्वायर अपॉन 2G। HF क्या है यहाँ पे, हेड लॉस, क्या है ये, हेड लॉस। F क्या है हमारा, डार्सी फ्रिक्शन, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। और L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द पाइप, इट इज द लेंथ ऑफ द पाइप। D क्या है यहाँ पे, दैट इज द डाया। एंड V तो आपको पता ही होगा अभी तक क्या है, वेलोसिटी है, इट इज अ वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन है ये किसके लिए यूज होती है, ये होती है हेड लॉस। यहाँ पे देखो HF इन अ लेंथ ऑफ अ पाइप, यानी हेड लॉस इन अ पाइप की बात की जाती है यहाँ पे। तो हम तो बात पाइप की तो कर नहीं रहे, है ना। ये बेसिकली क्या है कि ये पाइप फ्रिक्शन, क्या है ये, पाइप फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लॉसेस के लिए यूज होती है, लॉसेस के लिए यूज होती है, लिए यूज होती है। ये किसके लिए यूज नहीं हो रही है, हमारी जो हाइड्रोलिक जंप है वो पाइप पे थोड़ा ना हो रही है, वो तो ओपन चैनल फ्लो में हो रही है ना। तो हम नहीं बोल सकते कि डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बची कौन सी हमारी, दैट इज ओनली द मोमेंटम इक्वेशन। हम जब लगाते हैं किसके लिए, हाइड्रोलिक जंप की बात करते हैं, तो हम क्या किसका यूज करते हैं, मोमेंटम इक्वेशन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इन सबको मैं मिटा देता हूँ। जो हमारी मोमेंटम इक्वेशन होती है ना, ये इसका राइट आंसर है, इट इज द राइट आंसर। क्या होती है हमारी, दैट इज द y2 अपॉन द y1 इज इक्वल्स टू हाफ द अंडर रूट 1 माइनस 8f1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अंडर रूट से बाहर कोई माइनस 1 है यहाँ पे। y1 क्या है, दैट इज द डेप्थ ऑफ द डेप्थ बिफोर द जंप, बिफोर द जंप। और y2 है दैट इज द डेप्थ आफ्टर द जंप, आफ्टर द जंप। f1 होता है हमारा क्या, दैट इज द फ्राउड नंबर, फ्राउड नंबर, वो भी कब, बिफोर द जंप, बिफोर द जंप। और f1 किस तरह से निकालते हैं, f1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन gy1, ठीक है, समझ में आया आपको। तो फ्राउड, ये जो मोमेंटम इक्वेशन है ना, ये यूज होती है फॉर द रैपिड वेरी फ्लो। और रैपिड वेरी फ्लो में क्या आ जाता है हमारा, दैट इज द हाइड्रोलिक जंप। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे को देख रहा है कि डार्सी भी नहीं हो सकती, बर्नौली में लॉस होता है, ये हमारा फ्रिक्शन इन पाइप की बात की जाती है। और मैनिंग्स इक्वेशन जो है वो भी वैलिड नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर द डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो प्राइमरली यूज होती है, वो होती है मोमेंटम इक्वेशन। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने इक्वेशन में लिख दिया कि किस तरह से आएगी, समझ में आया आपको। y1 और y2 के बारे में मैंने बताया था ना कि कौन सा है, ये किसके लिए, फॉर द सुपर क्रिटिकल, ये किसके लिए, फॉर द सब क्रिटिकल फ्लो। समझ में आया। इन दोनों के बीच में कहीं बनती है हमारी हाइड्रोलिक जंप, जिसमें कि क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। इसलिए बर्नौलीज इक्वेशन नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। और बाकी जो डार्सी है वो भी लॉस की बात करता है, लेकिन वो बात किसकी करता है, पाइप्स की, लॉसेस इन ना पाइप्स की बात करता है। समझ में आया। तो मोमेंटम इक्वेशन क्यों सही है, क्योंकि मोमेंटम इक्वेशन में दो डेप्थ्स आती है। और फ्राउड नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा फ्राउड नंबर v1 अपॉन gy1, ठीक है, जो है बिफोर द जंप। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी है मैंने आपको, ठीक है, बिफोर द जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन बूसेनेस्क थ्योरी व्हिच असम्पशन इज नॉट वैलिड, क्या होमोजेनियस सॉइल। अच्छा, बेसिकली ना बूसेनेस्क जो थ्योरी है वो बेसिकली क्या बोलती है कि एक पॉइंट लोड जो है ना, उस पॉइंट लोड के नीचे जो भी हमारी सॉइल है, ठीक है, ये क्या है हमारी एक तरह की सॉइल है। अब जो भी हमारी सॉइल है, इस सॉइल के अंदर, इस सॉइल के क्या अंदर जो भी हमारा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, उसके बारे में कौन बताती है हमारे को, दैट इज द बूसेनेस्क थ्योरी। क्या बोलती है, एक पॉइंट लोड के नीचे जो भी हमारी सॉइल होगी, उस सॉइल के अंदर जो भी स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई फाउंडेशन होती है, ठीक है, अभी जो फाउंडेशन है इसके नीचे का जितना भी हमारा प्रेशर होगा,
प्रेशर लग रहा होगा ना ऊपर से कुछ भी, तो जो भी प्रेशर होगा, अब ये प्रेशर ना कैसे फैलता है इसके बारे में कौन बताता है? बूसेनिक्स थ्योरी बताता है। क्लियर हो गया आपको किस तरह से पता लग गया है ना? अब इसकी ना कुछ अजम्पशन रही होगी, ठीक है। इसने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए या फिर उसको सही करने के लिए हमने क्या किया है, इसने एक इजी अजम्पशंस लिए ताकि क्या है उस पूरी थ्योरी को ये अच्छे से बता सके। तो इसकी पहली है, देखो सॉइल तो है होमोजेनियस सॉइल है, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? होमोजेनियस है, मतलब एक जैसी है थ्रू आउट। मतलब आप सॉइल को देखोगे तो आप बोलोगे कि ये होमोजेनियस है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं, कोई भी लेयर नहीं है, तो ये होमोजेनियस सॉइल है। क्लियर हो गया? आप क्या लिख सकते हो होमोजेनियस सॉइल को कि एक जैसी है ना, एक जैसी थ्रू आउट एक जैसी है। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है कि सॉइल जो है वो आइसोट्रोपिक है, और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, इलास्टिकली मीडियम है। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, जो हमारी सॉइल है ना वो हर डायरेक्शन में सेम होती है, ठीक है। हर डायरेक्शन में क्या है, सॉइल हमारी सेम रहेगी, सेम इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। और क्या लिखा है कि सॉइल जो है वो इनफाइनाइट मीडियम की होगी, बिल्कुल सही बोला। इनफाइनाइट डेप्थ रहेगी और विड्थ रहेगी, इनफाइनाइट डेप्थ एंड विड्थ। ये अजम्पशन भी क्या है बूसेनियस थ्योरी की, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सॉइल इज सैचुरेटेड, ये तो गलत है, ठीक है। इट इज नॉट वैलिड, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो सॉइल जो है, यहाँ पे देखते हैं, जब हम बात करें किसी सॉइल जो है सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारी बूसेनिक्स थ्योरी है ना, उसमें क्या होता है कि जो पोर वाटर प्रेशर है, ठीक है, या फिर जो सीपेज है वो हम लोग क्या नहीं करते, नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। और क्या है, देखो पोर वाटर प्रेशर और सीपी जो हमने कंसीडर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सॉइल इज सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड है मतलब क्या है, इसकी पोर्स, इसकी जो वॉइड्स है उसमें क्या रहेगा, बेसिकली पानी रहेगा, है ना। अब इस पानी की वजह से बेसिकली क्या होगा कि इसके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, जिसकी वजह से ये थ्योरी जो है यहाँ पे फेल हो जाएगी। इसलिए हम ये वाली अजम्पशन नहीं लेते कि सॉइल इज सैचुरेटेड, ठीक है। इस थ्योरी की जो भी है हमारी बात, वो किस, जो भी हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली किस लिए हो रहा है, ओनली फॉर ड्राई और इलास्टिक सॉइल के लिए हो रहा है, इलास्टिक सॉइल के लिए वैलिड है, नॉट फॉर द सॉइल इज सैचुरेटेड के लिए कभी नहीं होगा। क्यों? उसमें पानी है। क्यों? हम पानी और सीपेज जो है, पोर वाटर प्रेशर और सीपेज जो है वो हम किसमें, बूसेनिक्स थ्योरी में कंसीडर नहीं करते। समझ में आया किस तरह से मैंने बोला आपको? नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विच टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। वैसे मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ना के की वैल्यू को बोलते हैं, इसकी वैल्यू को बोलते हैं, के की वैल्यू को बोलते हैं। ये क्या दिखाता है, सॉइल की जो स्टिफनेस है उसके पैरामीटर को शो करता है, स्टिफनेस के पैरामीटर को शो करता है, पैरामीटर को शो करता है। तो ये सॉइल के स्टिफनेस के पैरामीटर को शो करता है। मतलब ये है कि जो हमारी सॉइल है ना, जब हमारी सॉइल मतलब ये कि सॉइल ने, ये जो हमारी सॉइल है, इस सॉइल ने कितना प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर लगाया, जब उस पे क्या हुआ, जब इस सॉइल पे क्या हुआ, एक यूनिट का डिफ्लेक्शन हुआ, 1 यूनिट डिफ्लेक्शन हुआ, 1 यूनिट डिफ्लेक्शन हुआ। और के को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द प्रेशर पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज द प्रेशर पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या दिखाती है, सॉइल के स्टिफनेस के पैरामीटर को शो करती है, जो हमें ये बताएगी कि सॉइल पे कितना प्रेशर लगा है जब वो 1 यूनिट डिफ्लेक्ट हुआ है। क्लियर हो गया आपको? मैंने मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या बताया इसमें, है ना। यहां पे एक और चीज यूज हुई है, दैट इज द सबग्रेड। अच्छा, ये सबग्रेड आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं। देखो लेयर वाइज हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। मान लो कि हम किसके लिए कर रहे हैं, रोड के लिए कर रहे हैं, ठीक है, रोड के लिए जब हम कर रहे हैं तो सबग्रेड बेसिकली है क्या, ये बता रहा हूं। सबसे पहले लगता है आपका वेयरिंग कोर्स। क्या लगता है, वेयरिंग कोर्स लगता है। अच्छा, ये वेयरिंग कोर्स किस का होता है, जो आपने देखा होगा, या तो ये बिटुमिन का होगा या फिर किसका होगा, कंक्रीट का होगा। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रोड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला लगता है हमारा वेयरिंग कोर्स, सेकंड होता है हमारा बेस कोर्स। क्या होता है, बेस कोर्स। थर्ड होता है हमारा सब बेस, और लास्ट में आता है मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज द सब ग्रेड। ये सबग्रेड किसका होता है, वैसे सबग्रेड आपको देखने, मतलब एग्जांपल के लिए ऐसे देखो, जो भी हमारा नेचुरल होता है या फिर हमारी जो भी कॉम्पैक्टेड सॉइल लेयर होती है उसको बोलते हैं हम क्या, सबग्रेड बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी क्या है, सबग्रेड वो नेचुरल या फिर प्रिपेयर्ड सॉइल है, वो प्रिपेयर्ड सॉइल होती है जिसपे कि हमारा जो रोड है या फिर हमारा जो पेमेंट है या फिर आपने देखा होगा जो रेलवे है, रेलवे के बिल्कुल नीचे जो हमारी रेलवेज है ना, उनके बिल्कुल नीचे जो हमारी सॉइल होती है ना, जो कि सारा का सारा क्या लेती है, लोड लेती है, उसको बोलते हैं हम क्या, सबग्रेड। समझ में आया सबग्रेड क्या है इसमें, यहाँ पे जो यूज हुआ है सबग्रेड उसमें पता लग गया आपको क्या है। अब मैंने इस सारे टेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ और फिर आप खुद डिसाइड करना कि सबग्रेड जो हमारा कोर्स है, जो हमारा सबग्रेड रिएक्शन है, ये हमारे को कहां पे मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे टेस्ट को देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, दैट इज द ट्राइएक्सियल टेस्ट। क्या है, ट्राइएक्सियल टेस्ट। अच्छा, इसका काम क्या है, काम जान लो इसका काम क्या है। बेसिकली ये जो हमारा सीबीआर टेस्ट है ना, इसको सॉरी सीबीआर टेस्ट नहीं, जो हमारा ट्राइएक्सियल टेस्ट है ना, इसका काम क्या है, इसका काम है सॉइल की स्ट्रेंथ को पता करना, सॉइल की स्ट्रेंथ को पता करना। अगर जब मोर स्पेसिफिकली बोली तो कौन सी स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ को पता करना। ठीक है, इसमें क्या पता लगता है मेरे को, सी एंड इफेक्टिव टेस्ट पता लगते हैं। क्लियर हो गया? इसको मतलब सी और इफेक्टिव टेस्ट जो है हम किससे निकालते हैं, बेसिकली इससे तो नहीं निकालते, लेकिन इसमें हमें क्या पता लगता है, सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। कौन सी स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। जैसे कि जब हम किसी स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो स्ट्रक्चर पे लेटरल या फिर जो वर्टिकल हमारे प्रेशर लगते हैं ना, उनके बारे में ये बात करता है। ठीक है, कहां यूज होता है ये, अगर हमें फाइंड आउट करना है सॉइल स्लोप स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, अगर किसी भी स्लोप है उसकी अगर मुझे स्टेबिलिटी का एनालिसिस करना है तो ट्राइएक्सियल टेस्ट से पता लगता है। ठीक है, दूसरा किसी रिटेनिंग वॉल की अगर हमें डिजाइनिंग करनी है तो उससे भी हमें हेल्प मिलती है क्या, ट्राइएक्सियल टेस्ट से। ठीक है, या फिर आपको कोई पाइल है ना, पाइल या फिर कोई वेल, या फिर ऐसे बोलो कि जो डीप फाउंडेशन होती है ना, डीप फाउंडेशन
की डिजाइनिंग में हमें हेल्प मिलती है किससे, ट्रायक्सियल टेस्ट से पता लगती है। ठीक है, डैम का जो भी हमारा एम्बैंकमेंट होता है उन सबसे पता लगता है। तो आपको काम पता लग गया सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को पता करना। ठीक है, कौन से पैरामीटर्स निकलते हैं इससे, उससे निकलता है कोहेजन एंड टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस पता लगता है। ठीक है, टोटल नहीं बोल सकते इसको, टोटल होता है ये, लेकिन ये क्या इफेक्टिव स्ट्रेस है। और क्या क्या काम है, स्लोप की स्टेबिलिटी को एनालाइज करना, रिटेनिंग वॉल की डिजाइनिंग करना या डीप फाउंडेशन में डिजाइनिंग करना, बेसिकली किसमें, पाइल या फिर वेल में। और कौन सा है, डैम की एम्बैंकमेंट के बारे में। तो ट्रायक्सियल टेस्ट से हमें कुछ सबग्रेड के बारे में पता लग रहा है, कुछ जो हमारी नेचुरल सॉइल है उसके बारे में कुछ पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा है। हमें उसकी शेयर स्ट्रेंथ थोड़ा पता लगानी है। तो के की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या बता रही है हमारे को, प्रेशर पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो ये चीज जो है हमें ट्रायक्सियल टेस्ट से नहीं पता लगेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायक्सियल टेस्ट को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज द कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। क्या काम है इसका, क्या यूजेस है, यूज और या फिर क्या बोलो काम, क्या काम है इसका। ठीक है, सॉइल या फिर क्या सबग्रेड की ना हमें क्या मिलती है, लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में अगर हमें चेक करना है तो कहां से देखेंगे हम उसे, सीबीआर टेस्ट से। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो का काम क्या है, बेसिकली जो भी हमारी सॉइल है या फिर हमारी क्या या सबग्रेड है उसकी जो लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ है ना उसको चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जो सीबीआर वैल्यू है ना इससे ये पता चलता है ना कि कितना ट्रैफिक जो लोड है रोड उठा सकता है। रोड ये लोड है ना, दिस इज रोड उठा सकता है। क्या बोला मैंने कि जब हम सीबीआर वैल्यू को देखते हैं ना तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कितना लोड जो है वो रोड उठा सकता है। जितना भी हमारा ये रोड है तो ये कितना लोड जो है वो अपने ऊपर उठा सकता है। वो किससे पता लगता है हमारे को, वो पता लगता है हमारे को कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो से। क्लियर हो गया। अच्छा कहां यूज होता है, जैसे कि हम बात करें किसकी, फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो थिकनेस की डिजाइन होती है ना उसमें काम आता है, ये डिजाइन में काम आता है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारे हाईवे हैं या फिर हमारे कोई रूरल है उन रोड की कंस्ट्रक्शन में हमारे काम आता है कौन, सीबीआर टेस्ट हेल्प करता है उसमें। ठीक है, रोड या फिर रोड कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया। या फिर क्या, सब ग्रेड का जो मटेरियल होगा ना, सब ग्रेड का जो भी हमारा मटेरियल होगा उसकी सिलेक्शन में काम आता है। क्लियर हो गया। तो सीबीआर टेस्ट क्या है हमारा, बेसिकली जो सॉइल है या फिर सबग्रेड है उसकी लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए काम आता है। दूसरा क्या है कि जो सीबीआर की वैल्यू आती है ना, द सीबीआर वैल्यू, उससे हमें ये पता चलेगा कि कितना लोड जो है रोड उठा सकता है। क्लियर हो गया। कहां इसका काम होता है या फिर कहां ये यूज होता है, बेसिकली कहां होता है, या तो हम किसमें बात करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो भी थिकनेस डिजाइनिंग होगी उसमें काम आता है। हाईवे या रूरल की रोड कंस्ट्रक्शन में काम आता है। सब ग्रेड मटेरियल की सिलेक्शन में काम आता है। क्लियर हो गया। सीबीआर टेस्ट है पता लग गया आपको सीबीआर टेस्ट है क्या है, सीबीआर टेस्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द प्रॉक्टर टेस्ट। अच्छा ये जो प्रॉक्टर टेस्ट होता है ये बेसिकली यूज कहां होता है, काम क्या आता है इसका, यूज या फिर क्या काम क्या है इसका। बेसिकली जब हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं ना तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कब मिलेगी, कौन सा ऐसा टाइम है जब उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी, किस फोर्स पे मिलेगी, तो उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रॉक्टर टेस्ट का यूज करते हैं। इससे निकलता क्या है, इससे निकलता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकलती है। क्या निकलती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकलती है। दूसरा क्या मिलती है, ओएमसी यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इससे निकलता है। दो चीजें निकलती है, क्या क्या, सबसे पहले तो एमडीडी या फिर ओएमसी निकलती है। क्या करने के लिए यूज होता है, सॉइल जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं तो कॉम्पैक्ट करने से जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी और कब मिलेगी वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी किस टाइम पे मिलेगी वो हमारे मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वो हमारे कौन बताएगा, प्रॉक्टर टेस्ट बताएगा। क्लियर हो गया। क्या क्या इसकी यूजेस है या फिर इसका काम क्या है। दूसरा क्या है कि कहां यूज होता है, जैसे कि हम बात करें किसकी, रोड एम्बैंकमेंट की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां पे यूज होता है। सेकंड ऑफ ऑल किसी एयरपोर्ट की जो रनवे होता है ना, उस रनवे का जो बेस होता है उसको डिजाइनिंग में हमारा काम आता है ये। थर्ड हो गया कौन सा, हमारा बैक फिलिंग में काम आता है। बैक फिलिंग जो वर्क होता है उसमें यूज होता है इसका। क्लियर हो गया। या फिर फोर्थ क्या है, अर्थ डैम में यूज होता है इसका, यानी रेल अर्थ डैम और ऑल्सो क्या है, रेल फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। तो प्रॉक्टर टेस्ट बेसिकली क्या है, आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है किसी भी सॉइल की, किस टाइम पे वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अचीव करेगा, वो हमें कौन बताएगा, प्रॉक्टर टेस्ट। क्या निकलता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकलता है। क्लियर हो गया। कहां यूज होता है, रोड एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, एयरपोर्ट रनवे बेस के लिए डिजाइनिंग की जाए, बैक फिलिंग के काम के लिए यूज होता है, और अर्थ डैम और रेल फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। तो ये क्या हो गया, प्रॉक्टर टेस्ट हो गया। क्लियर हो गया इतना, राइट। ये सब बता दिया मैंने आपको, है ना। अब कौन सा बचा हमारे पास, प्लेट लोड टेस्ट। तो इस प्लेट लोड टेस्ट को भी पढ़ लेते हैं लास्ट। ठीक है, कौन सा बचा हमारे पास, दैट इज द प्लेट लोड टेस्ट। अच्छा ये प्लेट लोड टेस्ट होता क्या है, कोई भी अगर फाउंडेशन की बात करें ना, फाउंडेशन या फिर पेमेंट की मैं बात करूं, पेवमेंट, इन दोनों फाउंडेशन या फिर पेमेंट की जो नीचे की सॉइल है ना, इस सॉइल की जो भी हमारी स्टिफनेस रहेगी, इस सॉइल की जो भी हमारी क्या रहेगी, स्टिफनेस रहेगी, या फिर उसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट की कैपेसिटी को अगर जो हमें देखना है ना तो हम यूज किसका करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कहां यूज होता है, सबसे पहली बात रिजिड, क्या बोल रहा हूं, रिजिड पेवमेंट डिजाइनिंग में काम आता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हो सकता है इसका, हाँ, राफ्ट या फिर क्या बोलो आप, मैट फाउंडेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया। थर्ड क्या है हमारे पास, जो भी हमारी ग्राउंड की इंप्रूवमेंट है ना उसमें एनालिसिस में काम आता है, तो हम बोलते हैं ग्राउंड इंप्रूवमेंट की एनालिसिस के लिए काम आता है, क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि अच्छा प्लेट लोड टेस्ट हो गया। अब मैंने ये सारे आपको टेस्ट बता दिए, अब आप सोच के बताओ कि कौन से में कौन सा यूज होगा, इसके लिए सबसे सही आंसर कौन सा है, क्या वो ट्रायक्सियल टेस्ट है, प्लेट लोड टेस्ट है, सीबीआर टेस्ट है, या फिर प्रॉक्टर टेस्ट है। मैंने अब सबग्रेड के लिए बता दिया था आपको, बताओ कौन सा टेस्ट होगा इसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायक्सियल टेस्ट। अच्छा जो ट्रायक्सियल टेस्ट है वो बेसिकली क्या दिखाता था हमें, स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स, शेयर स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स, अगर मैं और भी क्लैरिफाई करके बताऊं, शेयर स्ट्रेंथ के पैरामीटर वो कौन कौन से, सी एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, ये सब पता है। तो यहां से क्या के की वैल्यू निकलेगी,
नहीं निकलेगी। तो ट्रायक्सियल टेस्ट से तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगी। अगर मैं देखूं सीबीआर टेस्ट को, तो सीबीआर टेस्ट क्या है? सीबीआर तो एक तरह की वैल्यू दिखाता है। अच्छा ये क्या है? इनडायरेक्टली जो है ये क्या है? एस्टीमेट ऑफ द स्ट्रेंथ, सबग्रेड की स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ को तो दिखाता है हमारे को, किसकी? सबग्रेड की स्ट्रेंथ को तो दिखाता है। लेकिन जो सीबीआर है क्या वो बराबर होगा हमारे किसके? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये हमें के की वैल्यू दिखाता है, यानी सॉइल की स्टिफनेस को दिखाता है। अच्छा इस सॉइल की स्टिफनेस के पैरामीटर्स को दिखाता है। तो क्या ये जो सीबीआर टेस्ट है ये हमारे को कोई वैल्यू देता है? ये हमें वैल्यू तो देता है, लेकिन किसकी देता है? हमारे को स्ट्रेंथ देता है। किसकी? सब ग्रेड की स्ट्रेंथ देता है। सिर्फ और सिर्फ सब ग्रेड की स्ट्रेंथ देता है। इसमें जरूरी नहीं कि सीबीआर जो है वो मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन यानी के की वैल्यू को दिखाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सीबीआर टेस्ट तो नहीं हो सकता है इसका आंसर, तो सीबीआर को भी हम कैंसिल करते हैं। लास्ट में बचा हमारा प्रॉक्टर टेस्ट। अच्छा जो प्रॉक्टर टेस्ट है ये क्या चीज निकालता है? एमडीडी निकालता है कि नहीं? और कौन सा निकालता है? हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करता है। क्या ये के की वैल्यू को फाइंड आउट करता है? ये बताओ, क्या ये के की वैल्यू को फाइंड आउट करता है? नहीं, ये के की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करता। तो प्रॉक्टर टेस्ट यहाँ पे क्या हो गया? फेल हो गया। तो बचा अब हमारे पास कौन सा है? प्लेट लोड टेस्ट बचा है। क्या बचा है? प्लेट लोड टेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो प्लेट लोड टेस्ट के बारे में मैंने अभी बताया था आपको क्या करता है ये प्लेट लोड टेस्ट जो है हमारा सॉइल की क्या दिखाता है? ये सॉइल की स्टिफनेस को शो करता है। सॉइल की स्टिफनेस को फॉर पेमेंट या फिर किसकी? फाउंडेशन की। फाउंडेशन की जो नीचे की सॉइल है उसके बारे में बताता है हमारे को। तो प्लेट लोड टेस्ट जो है ना वो बेसिकली क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्यों? वो हमें के की वैल्यू बताएगा। के की वैल्यू बताएगा। इसकी जो बेसिकली हमारी वो होती है ना वैल्यूज यानी प्लेट लोड टेस्ट की, तो वो कैसे दिखाई देते हैं? के इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन द डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेशर अपॉन द डिफ्लेक्शन। जहां पे के क्या है? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, और ये क्या है? प्रेशर है ना? प्रेशर। लेकिन इसमें प्लेट लोड टेस्ट में जब इसका यूज होता है तो हम बोलते हैं प्रेशर ऑन, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड, और ये लिखते हैं सेटलमेंट। क्या लिखते हैं? सेटलमेंट। सेटलमेंट ऑन प्लेट लोड टेस्ट, ऑन प्लेट, प्रेशर अप्लाइड ऑन प्लेट और सेटलमेंट ऑफ प्लेट। क्लियर हो गया? तो ये चीज कौन दिखाएगा हमारे को? ये हमारे को प्लेट लोड टेस्ट बताता है। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होते हैं बेसिकली यहीं से देख लो। प्रेशर का यूनिट क्या होते हैं? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर। और सेटलमेंट क्या हो गया? एक तरह की जो डेप्थ है, तो डेप्थ को क्या बोलते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल इसकी क्या हो जाएगी? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। और साथ में अगर हम किसी और में देखें तो क्या बोलेंगे? केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे। क्लियर हो गया? इसकी यूनिट्स भी पता लग गया आपको। ये सारे टेस्ट काम क्या करते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। तो अब आपको पता लग गया कि जो मोस्ट सुटेबल है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन यानी सॉइल के स्टिफनेस के पैरामीटर को अगर फाइंड आउट करना है तो वो प्लेट लोड टेस्ट बताएगा। क्यों? क्योंकि वो सॉइल के स्टिफनेस फॉर द पेमेंट और द फाउंडेशन के बारे में बताता है। समझ में आया आपको? और यहाँ पे फॉर्मुला कौन सा होगा? प्रेशर डिवाइडेड बाय द सेटलमेंट। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या है? केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया इतनी सी बात? ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सारे सेम ही है पहले वाले, है ना? ये हमने सारे कर दिए। चलो फॉलोइंग इज द नेगेटिव इंस्पेक्शन ट्रायक्सियल टेस्ट, ये वाला है नेक्स्ट।